लोग कहते हैं कि धोखा तब और भी ज्यादा दर्द देता है जब वो अपनों से मिले। लेकिन उस रात राक्षस घाटी के किनारे जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी वो बारिश की ठंडक नहीं, बल्कि उस औरत की क्रूर हंसी थी जिसने कभी उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी तूफानी रात जिसमें बिजली आसमान को दो हिस्सों में चीर रही है, एक व्हीलचेयर घाटी के किनारे कीच में फंसी हुई है और एक शक्तिशाली बुजुर्ग महिला श्रीमती वसुंधरा देवी अपनी बहू की ओर डर से देख रही हैं, जो अब उनका एकमात्र बचा हुआ परिवार थी। आंखों में कोई दया नहीं थी, बस एक कठोर और क्रूर धक्का था। जैसे ही उस कुलमाता का शरीर अंधेरे में गिरा, किसी ने नहीं सोचा था कि एक मासूम जोही आंखें यह सब देख रही थीं। एक ऐसी जोही आंखें जो बोल नहीं सकती थीं, लेकिन उन जगहों पर देखना जानती थीं जहां दूसरे नहीं देखते। इससे पहले कि इस महिला की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप उस व्यक्ति को मां करेंगे जिसने विरासत के लिए आपकी जान लेने की कोशिश की? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें, क्योंकि अब आप जो सुनने जा रहे हैं उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस दोपहर नीलगिरी के खूबसूरत चाय के बागानों के ऊपर का आसमान एक पापी के दिल की तरह काला हो गया था। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि पुराने पेहों की टहनियां टूट रही थीं और बही हवेली की खिड़कियां कांप रही थीं। लेकिन वसुंधरा देवी अपनी पत्थर की दीवारों के टूट रही थीं, भीतर सुरक्षित नहीं थीं। वह अपने घर की सुरक्षा से बहुत दूर बाहर थीं। उस संपत्ति की सबसे खतरनाक जगह राक्षस घाटी की ओर घसीटी जा रही थीं, एक गहरी खाई जहां नीचे एक नदी गरज रही थी, जो कुछ भी गिरे उसे निगल जाने का इंतजार कर रही थी। वसुंधरा देवी 75 साल की उम्र और एक दशक से अपाहिज पैरों के साथ अपनी व्हीलचेयर के हैंडल को मजबूती से पकड़े हुए थीं। उनकी उंगलियों के पोर सैद हो गए थे, पानी उनके सैद बालों को भिगो रहा था। बालों की लटें उनके माथे से चिपक गई थीं और कीछा उनके रेशमी साड़ी पर उछल रहा था। वह साड़ी जो उन्होंने रात के खाने के लिए पहनी थी, जो कभी हुआ ही नहीं। सुनैना, रुक जाओ, भगवान के लिए तुम यह क्या कर रही हो? बुढ़िया चिल्लाई, हालांकि उसकी आवाज बिजली की गग्गाहट में खो गई। सुनैना, उसकी बहू, नहीं रुकी। वह एक लंबी औरत थी जो हमेशा एकदम सही दिखती थी, लेकिन उस रात वह बदली हुई लग रही थी। उसका मेकअप उसके गालों पर बह रहा था, जिससे एक पिघलते हुए मुखौटे जैसा रूप बन गया था, और उसकी आंखों में एक ऐसा पागलपन चमक रहा था जो वसुंधरा ने पहले कभी नहीं देखा था। वह गुस्से से कुर्सी को धकेल रही थी। अपनी महंगी ऊंची एई के सैंडल गीली जमीन में धंसा रही थी, फिसल रही थी, हाँफ रही थी, लेकिन किनारे की ओर बदना बंद नहीं कर रही थी। मैं तंग आ चुकी हूं बूही डायन, मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करते करते थक गई हूं। सुनैना ने जहर उगलते हुए ये शब्द थूके। वह 20 साल से इंतजार कर रही थी, 20 साल वसुंधरा के आदेशों को सहते हुए, उनके लिए चाय परोसते हुए, उनकी अस्वीकृति की नजरों को झेलते हुए, उस दौलत को पाने का इंतजार करते हुए जिसे उसका पति वसुंधरा का बेटा मरने से पहले कभी मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन सुनैना के साहूकारों का कर्ज अब और इंतजार नहीं कर सकता था। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, जो कुछ भी तुम चाहोगी मैं तुम्हें दूंगी, वसुंधरा ने गिहाया, यह महसूस करते हुए कि कुर्सी के अगले पहिए घाटी के किनारे ढीले पत्थरों को छू रहे थे। अब तुम इतनी उदार बनना चाहती हो? सुनैना हंसी, एक तीखी हंसी जो हवा में गूंज उठी। अब मोल भाव करने में बहुत देर हो चुकी है। कल जब उन्हें तुम्हारी खाली कुर्सी नदी में मिलेगी तो सब कहेंगे कि यह एक हादसा था। बेचारी बूढ़ी सठियाई औरत टहलने निकली और फिसल गई। कितनी दुखद घटना है, और मैं हर चीज की एकमात्र मालकिन बन जाऊंगी। कुर्सी अचानक किनारे पर रुक गई। नीचे सिर अंधेरा था और चट्टानों से टकराते पानी की उग्र आवाज। वसुंधरा ने अपना सिर जहां तक हो सका घुमाया, उस औरत के चेहरे पर मानवता की एक झलक तलाशते हुए जो उसकी छत के नीचे रही थी। सुनैना, मैं तुम्हारे उन बच्चों की दादी हूं जो कभी पैदा नहीं हुए। मैं भगवान की नजर में तुम्हारी मां हूं। चुप रहो, बहू चिल्लाई, और उसे अपनी बात पूरी करने दिए बिना, उसे एक आखिरी प्रार्थना करने की इजाजत दिए बिना सुनैना ने ब्रेक छोड़ा और अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। वसुंधरा देवी की चीज छोटी थी। व्हीलचेयर आगे की ओर झुकी, गुरुत्वाकर्षण से हार गई। एक पल के लिए यह हवा में लटकी हुई लग रही थी। तूफानी आसमान के हिलाम एक नाजुक सिलहूट
और फिर गायब हो गई। धातु के टकराने की आवाज आई, फिर एक और, टहनियों के टूटने की आवाज, घूमती हुई धातु, और आखिर में एक भारी सन्नाटा जिसे बारिश भी नहीं भर सकी। सुनैना वहां किनारे पर खड़ी थी, उसका सीना तेज से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने सावधानी से झांका, घाटी के तल में कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन रात एक मोटा पर्दा थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ नदी रहस्यों को बहा ले जा रही थी। खत्म हुआ, उसने खुद से बुदबुदाया, अपने गीले पल्लू को कांपते हाथों से संवारते हुए। आखिरकार मैं आहाद हूं। वह मुही और उस जीप की ओर वापस चलने लगी जिसे उसने गांव की सड़क पर छिपाया था, उन झूठे आंसुओं का अभ्यास करते हुए जो वह कल दरोगा जी के सामने बहाएगी। लेकिन सुनैना ने एक गलती की, घमंडी लोगों वाली गलती। उसने सोचा कि वह अकेली है। कुछ ही मीटर दूर कांटेदार झाड़ियों के बीच छिपी एक छोटी सी आकृति सांस रोके देख रही थी। वह 7 साल से यादा की नहीं एक लड़की थी, सूखी टहनी की तरह पतली, धूप से सांवली पड़ी त्वचा और नंगे पैर ठंडे कीचड़ में धंसे हुए थे। उसका नाम चंपा था। चंपा को वहां नहीं होना चाहिए था। उस समय कोई भी सामान्य बच्चा अपनी घाट पर गर्म सो रहा होता, लेकिन चंपा कोई सामान्य बच्ची नहीं थी, और उसकी घाट उसके दादा कोयला बनाने वाले की झोपड़ी में पुरानी बोरियों का ढेर थी। वह अपने पक्षी पकड़ने के जाल की जांच करने के लिए बाहर निकली थी, क्योंकि उसके घर में भूख तूफान नहीं जानती थी। लड़की भीग चुकी थी, ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसकी बही काली आंखें उस जगह पर टिकी थीं जहां बुजुर्ग महिला गायब हो गई थी। चंपा चिल्लाई नहीं, वह चिल्ला नहीं सकती थी। जब से 3 साल पहले नदी उसके माता पिता को बहा ले गई थी, उसकी आवाज उसके गले में एक पत्थर की तरह फंस गई थी, जो न ऊपर उठता था न नीचे। वह पहाड़ की गूंगी लड़की थी जिसे गांव वाले दया या डर से देखते थे। जब उसने उस दुष्ट महिला को दूर जाते देखा तो चंपा ने महसूस किया कि उसका दिल उसकी पसलियों से एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह टकरा रहा है। डर ने उसे दौड़ने, छिपने, जो कुछ उसने देखा था उसे भूल जाने के लिए कहा। वह औरत खतरनाक थी, लेकिन फिर बारिश की आवाज के बीच उसके कानों ने, जो उसके जीवन की खामोशी से पैने हो गए थे, कुछ सुना। यह हवा नहीं थी, पानी नहीं था, यह एक कमजोर, टूटी हुई, लगभग न सुनाई देने वाली कराह थी। नीचे से आ रही थी, नदी के तल से नहीं, बल्कि घाटी की दीवार पर कहीं से। चंपा ने अपने होंठ काट लिए। वह जानती थी कि किनारे के पास जाना घातक था। वह जानती थी कि अगर वह फिसल गई तो कोई उसे नहीं ढूंढेगा। लेकिन उस 7 साल की लड़की में कुछ ऐसा था जो सुनैना में बिल्कुल नहीं था। उसके पास एक ऐसी आत्मा थी जो दूसरों का दुख नहीं देख सकती थी। हल्के कदमों से कीच पर लगभग बिना आवाज भागे चंपा अपनी छिपने की जगह से बाहर निकली, पेट के बल रेंगते हुए घाटी के किनारे तक गई और नीचे झांका। एक बिजली ने एक पल के लिए घाटी को रोशन कर दिया, और जो उसने देखा उससे वह जम गई। वहां लगभग 5 मीटर नीचे एक पुराना मुआ हुआ पेय चट्टान से क्षैतिज रूप से उग रहा था, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा था, और उसकी टहनियों में एक फटे हुए पुराने चित्थे की तरह फंसी हुई थी वसुंधरा देवी। व्हील चेयर तल में गायब हो गई थी, लेकिन बुजुर्ग महिला अपने छून से सने हाथों से गीली लकड़ी को पखे हुए थी, मौत के ऊपर लटकी हुई। उनकी नौरें मिली, शक्तिशाली महिला, और वह लौकी जिसके पास कुछ भी नहीं था। वसुंधरा देवी की आंखों में सिरज आतंक था। चंपा की आंखों में एक पल का संदेह और फिर एक ऐसा ऐसला था जो उसके अपने शरीर से भी बयादा भारी था। लड़की खड़ी हुई, अपनी कमर में जूट की रस्सी ढूंढी जो वह जलाऊ लकड़ी बांधने के लिए इस्तेमाल करती थी, और उसे बांधने के लिए एक महबूत चट्टान खोजने लगी। उस रात मौत को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि एक गूंगी परी ने जंग का ऐलान करने का फैसला कर लिया था। बारिश रहम नहीं कर रही थी, चंपा की पीठ पर ठंडे कोहे की तरह गिर रही थी, लेकिन लड़की को न तो पानी महसूस हो रहा था और न ही हवा। उसका पूरा छोटा सा अस्तित्व उस गांठ पर केंद्रित था जिसे उसकी अनाड़ी उंगलियां ममीन से निकले एक विशाल बरगद के पेड़ की मोटी जज के चारों ओर बांधने की कोशिश कर रही थीं। झूठ की रस्सी खुरदरी, पुरानी थी और उसके हाथों की त्वचा को छील रही थी, लेकिन उसने उसे महबूती से कस दिया, 1, 2, 3 बार, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह टिकेगी। घाटी के अंधेरे में वसुंधरा देवी ने महसूस किया कि उनकी तात्म हो रही है।
जिस प्रेम ने उन्हें सहारा दे रखा था वह हवा के हर झोंके के साथ दर्दनाक रूप से चरमरा रहा था। उनके हाथ जो चीनी मिट्टी के कप पकड़ने और चेक पर हस्ताक्षर करने के आदी थे, अब अपना वनन उठाने के असहनीय दर्द से जल रहे थे। वह लगभग छोड़ने ही वाली थीं। वह लगभग खुद को उस काली खाई में गिरने देने वाली थीं जब कुछ उनके कंधे से टकराया। वह रस्सी का सिरा था। वसुंधरा ने अपनी नौरें उठाई, पानी और कीचड़ से अंधी हो गईं। ऊपर चमकते आसमान के इला उन्होंने लाड़की की नन्ही सी सिलहूट देखी। तुम नहीं कर पाओगी, वसुंधरा ने घबराहट से टूटी आवाज में चिल्लाया। तुम बहुत छोटी हो, जाओ मदद लाओ, किसी को लेकर आओ। लेकिन चंपा नहीं हिली। वह किसी को खोजने के लिए नहीं दौड़ी, क्योंकि वह उस सच्चाई को जानती थी जो बुजुर्ग महिला नहीं जानती थी। समय नहीं था। अगर वह चली जाती तो उसके लौटने से पहले पेट टूट जाता। लक्की जमीन पर गिर गई, अपने सीने को कीचड़ से गंदा कर लिया और अपने हाथों से घबराए हुए इशारे किए। पखो, खुद को बांध लो। बुजुर्ग महिला समझ गई। एक प्रयास की कराह के साथ उसने एक हाथ तने से छोड़ा और रस्सी पकड़ी। डर ने उसे इतनी बुरी तरह से कंपा दिया कि उसे अपनी कमर के नीचे लूप पास करने और उसे सुरक्षित करने में कई प्रयास लगे। हो गया, उसने चिल्लाया, आंखें बंद कर लीं और खुद को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। चंपा खई हुई। उसके पास एक आदमी की ताकत नहीं थी, यहां तक कि एक किशोर की भी नहीं, लेकिन उसके पास पहाड़ पर जलाऊ लकड़ी ढोकर बड़ी हुई किसी की दृढ़ता थी। वह पीछे की ओर चली, रस्सी को कसते हुए और अपने शरीर को एक प्रतिभार के रूप में इस्तेमाल करते हुए, अपनी नंगी एफियों को गीली जमीन में धंसाते हुए। पहला खिंचाव क्रूर था। रस्सी उसकी कमर और हाथों में धंस गई, उसकी त्वचा को जला दिया। वसुंधरा देवी कोयले की बोरी से कहीं ज्यादा भारी थीं। लड़की ने एक घरघराहट निकाली, एक कंठस्थ ध्वनि जो उसकी आवाज की जगह ले रही थी, और फिर से खींचा। नीचे वसुंधरा ने अपने पैरों से फिसलन भरी घाटी की दीवार पर पैर जमाने की कोशिश करके मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसके बेजान पैरों ने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक मृत वनन थी। बुजुर्ग महिला अपनी लाचारी और शर्म से रो पजी। वह पूरी घाटी की मालकिन एक ऐसे प्राणी के पतले हाथों पर निर्भर थी जिसे वह जानती तक नहीं थी। ऊपर चंपा ने महसूस किया कि उसके हाथ निकलने वाले हैं। उसके पैर कीचड़ में फिसल गए। एक कदम पीछे हटी और गुरुत्वाकर्षण ने उसे 2 कदम आगे खींच लिया। लेकिन फिर की ने अपने छून से सने हाथों को देखा और मरने से पहले अपने माता पिता की आंखें याद की। आज और नहीं, आज कोई नहीं मरेगा। एक अचानक गुस्से के साथ चंपा ने बरगद के प्याह का तना ढूंढा, रस्सी को खुरदरी छाल के चारों ओर लपेटा ताकि एक लीवर बन सके, और अपने पूरे वनन के साथ खींचा। रस्सी चरमराई। वसुंधरा देवी आधा मीटर ऊपर उठी, फिर एक और। यह मिनटों की लड़ाई थी जो घंटों जैसी लगी। जब आखिरकार वसुंधरा देवी के सोने की अंगूठियों से भरे हाथ घाटी के किनारे पर दिखाई दिए तो चंपा जमीन पर गिर गई और उनकी कलाई पकड़ी। मालकिन की नरम ठंडी त्वचा लड़की की खुरदरी गर्म त्वचा से टकराई। एक आजिरी संयुक्त प्रयास के साथ वे बुजुर्ग महिला के शरीर को घाटी से बाहर खींचने में कामयाब रहे। उसे गीली घास पर किनारे से दूर गिरा दिया। दोनों अपनी पीठ के बल लेटे थे, मुश्किल से सांस ले रहे थे, जबकि बारिश उन पर बरसती रही, कीचड़ को धोते हुए और उसे आंसुओं के साथ मिलाते हुए। वसुंधरा देवी ने महसूस किया कि उनका दिल उनके सीने में फटने वाला है। वह हिंदा थीं, अविश्वसनीय रूप से वह हिंदा थीं। उन्होंने अपना सिर अपने बचाने वाले की ओर घुमाया। चंपा सिकुई हुई थी, अपने घुटनों को गले लगाए ठंड से कांप रही थी। उसके हाथ रस्सी की रगड़ से बुरी तरह घायल हो गए थे। बेटी, वसुंधरा ने कर्कश आवाज में फुसफुसाया, तुम कौन हो? चंपा धीरे से बैठी और उसे देखा। उसकी काली आंखें गहरी, प्राचीन थीं, मानो उन्होंने सदियों का दुख देखा हो। उसने अपनी एक उंगली अपने होठों पर रखी, फिर अपने गले को छुआ और अपना सिर हिलाया। गूंगी बुजुर्ग महिला बुदबुदाई और फिर एक बिजली ने छोटी लाकी के चेहरे को रोशन कर दिया, और वसुंधरा की तेम याददाश्त जो व्यापार के लिए एक उस्तरे की तरह तेम थी, ने एक क्रूर छव्वे वापस ला दी। 2 साल पहले कोयला बनाने वालों का एक समूह उसकी संपत्ति की सीमा पर सूखी लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति मांगने आया था। वसुंधरा ने उन्हें भगा दिया था। उसे एक बुजुर्ग आदमी याद आया जिसके साथ एक गूंगी लड़की उसकी पैंट पखे हुए थी। उसे याद आया कि उसने सोचा था कि वे
गंदे लोग थे जो उसकी संपत्ति के दृश्य को खराब कर रहे थे। तुम राम सिंह कोयला बनाने वाले की पोती हो, वसुंधरा ने कहा, और वे शब्द उसके मुंह में राख की तरह लगे। मैंने तुम लोगों को अपनी खमीन से निकाल दिया था। चंपा ने कोई द्वेष नहीं दिखाया, उसकी नजरों में कोई नजरत नहीं थी, सिर्फ एक व्यावहारिक तात्कालिकता थी। वह जानती थी कि वे वहां नहीं रह सकते। ठंड बुजुर्ग महिला को गिरने की तरह ही जल्दी मार सकती थी। लो की खई हुई अपने हाथों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए और घने जंगल की ओर इशारा किया। उसने अपनी दोनों हथेलियों को गाल के नीचे रखकर सोने का इशारा किया, फिर वसुंधरा की ओर इशारा किया। मैं चल नहीं सकती, मालकिन ने कहा, अपने बेकार पैरों की ओर कांवाहट से इशारा करते हुए। मुझे यहीं छोड़ दो, अगर सुनैना वापस आती है। चंपा ने होर से सिर हिलाया। वह बुजुर्ग महिला के पास गई, उसका हाथ लिया और उसे अपनी छोटी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। फिर वह मुही उसे अपनी पीठ पर छछने का इशारा करते हुए, तुम अपनी कमर तोड़ लोगी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत भारी हूं। लेकिन चंपा ने इनकार स्वीकार नहीं किया। उसने उसे खींचा जब तक कि वसुंधरा उन चामोश आंखों के दृढ़ संकल्प से हार नहीं गई और खुद को घसीटने दिया। वह उसे पूरी तरह से नहीं उठा सकती थी, बेशक, लेकिन चंपा बुजुर्ग महिला के ऊपरी शरीर को उठाने में कामयाब रही और घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया। उसे मीटर दर मीटर घसीटते हुए सचक से दूर जंगल की घनी झाड़ियों में ले गई, जहां हत्यारे और दुष्ट बहू उसे ढूंढना नहीं जानते होंगे। वे दो बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटे से खोखले स्थान पर पहुंचे, एक तरह की प्राकृतिक गुफा जिसका उपयोग जानवर शरण लेने के लिए करते थे। वह जगह सूखी थी और उसमें मिट्टी और सही हुई पत्तियों की गंध थी, लेकिन वसुंधरा देवी के लिए वह अंधेरी खोह दुनिया के सबसे खूबसूरत महल की तरह लग रही थी। चंपा ने मालकिन को सबसे सपाट चट्टान पर टिका दिया। वसुंधरा बुरी तरह कांप रही थी, उसके दांत किटकिटा रहे थे, एक ऐसी आवाज पैदा कर रहे थे जो गुफा में गूंज रही थी। हाइपोथर्मिया गरीब था। समय बर्बाद किए बिना लाकी फिर से बारिश में बाहर निकल गई। वह 1 मिनट बाद एक मुट्ठी जंगली हल्दी के पत्तों और थोड़ी सूखी काई के साथ लौटी, एक कोमलता के साथ जो उसके खुरदुरे हाथों के विपरीत थी। चंपा ने अपनी फटी हुई फ्रॉक से पानी निचोजा और वसुंधरा के माथे से छून सान करने लगी। बुजुर्ग महिला ने खुद की देखभाल करने दी। अपने पूरे शानदार जीवन में किसी ने भी उसे इतनी सच्ची कोमलता से नहीं छुआ था। उसकी तनख्वाह पाने वाली नर्सों ने यह तनख्वाह के लिए किया था। उसकी बहू ने प्यार का नाटक करते हुए किया था, लेकिन यह लड़की जिसे उसने अपमानित किया था, उसे सिर्फ उसी चीज से ठीक कर रही थी जो उसके पास थी, उसके हाथ और उसकी जामोशी। क्यों? वसुंधरा ने पूछा, और एक गर्म आंसू बह निकला उसके गंदे चेहरे पर एक सान रास्ता बनाते हुए। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? चंपा रुकी, बुजुर्ग महिला की आंखों में देखा और फिर बहुत धीरे से वसुंधरा का दाहिना हाथ लिया, वह हाथ जिसने निष्कासन के आदेश और क्रूर ऐसलों पर हस्ताक्षर किए थे, और उसे अपने सीने पर रख दिया, ठीक वहां जहां उसका छोटा महबूब दिल धड़क रहा था। धक्ष 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 धक्ष। शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उस स्पर्श में वसुंधरा देवी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। पैसा मीन रीद सकता है, घर रीद सकता है और जामोशी भी जरीद सकता है, लेकिन यह एक दयालु दिल की धड़कन नहीं जरीद सकता। और वहां उस ठंडी गुफा में, जबकि बाहर तूफान गरज रहा था, यह खत्म करने की कोशिश कर रहा था कि सुनैना ने क्या शुरू किया था। एक गिरी हुई मालकिन और एक गूंगी परी के बीच एक पवित्र समझौता हुआ, एक ऐसा समझौता जो दुष्टों को कंपा देगा। जंगल में सुबह सुनहरी रोशनी के साथ नहीं, बल्कि एक भूरे ठंडे कोहरे के साथ आई जो त्वचा से चिपक गया। तूफान चला गया था, लेकिन दुनिया को खींचच और टूटी हुई टहनियों के दलदल में छोड़ गया था। उस छोटी सी गुफा में वसुंधरा देवी एक कराह के साथ जागी। उनका शरीर दर्द का एक नक्शा था। हड्डियां जिन्हें वह जानती भी नहीं थीं कि मौजूद हैं, दुख रही थीं, और उनका माथा बाहर बिताई रात से बुहार से जल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि छोटी उंगलियां उनके कंधे को छू रही हैं। उन्होंने आंखें खोली और चंपा को देखा। लड़की पहले से ही जाग चुकी थी, सतर्क, बिखरे बालों और सूखे लेकिन मिट्टी के धब्बे वाले कप्पों के साथ। उसने एक जरूरी इशारा किया, उठो, चलो चले। मैं नहीं कर सकती,
वसुंधरा ने अपने बेकार पैरों को हिलाने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया, मुझे यहीं छोड़ दो बेटी, मैं अब किसी काम की नहीं हूं। लेकिन चंपा ने हारना नहीं समझा। उसने भौहें सिकोकर सिर हिलाया और एक मोटी छड़ी पेश की जो उसे सहारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मिली थी। फिर वह झुकी और एक बार फिर अपनी छोटी पीठ पेश की। वे इस तरह ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन लड़की जानती थी वरह पादा करने के लिए कि एक बारी बाध करने का अर्थ कि उसके दादा के पास सागौन के पैरों के रास्ते के पास एक पुरानी ठेला गाई है। वह सर एक यातना थी। हर मीटर कीचड़ और दर्द के इलाज एक ललाई थी। वसुंधरा देवी, चाय बागान की महान मालकिन, एक गूंगी लौकी पर रेंगने और झुकने तक सीमित हो गई थीं। अपने महीन कपाओं को पहचान से परे गंदा कर रही थीं। उन्हें वह दूरी तय करने में 1 घंटा लगा जो एक स्वस्थ व्यक्ति 10 मिनट में कर सकता था। आखिरकार वे जंगल में एक खुली जगह पर पहुंचे जहां हवा की गंध अलग थी। इसमें जली हुई लकड़ी, ची और एक ईमानदार हरीबी की गंध थी। वहां जंग लगी टिन की छत और पुरानी लकड़ी से बनी राम सिंह की झोपड़ी खड़ी थी। उस आवास के बगल में एक तिरपाल की छत के नीचे कोयले का भट्ठा सुलग रहा था जहां बुजुर्ग आदमी कोयला बनाता था। चौही पीठ और फटी हुई टोपी के नीचे सफेद बालों वाला एक आदमी काली मिट्टी खोद रहा था। उसके हाथ और चेहरा कालिक से सने हुए थे। एक गहरी धूल जो छिद्रों में चली जाती है और कभी पूरी तरह से नहीं निकलती। चंपा ने एक पल के लिए वसुंधरा को छोड़ा और उसकी ओर दौड़ी, धीरे से उसके पैर पर थपथपाया। राम सिंह फावबा उठाए मुआ अपनी पोती को इतनी सुबह और इतनी बेचैन देखकर हैरान हुआ। लड़की ने खुली जगह के किनारे की ओर इशारा किया जहां गंदे कपों का एक ढेर एक पें के सहारे सीधे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। बुजुर्ग आदमी ने अपनी आंखें सिकोही, अपने हाथ अपनी पैंट पर पोंछे और धीरे धीरे उस आकृति की ओर चला। जब वह काशी अरीब पहुंचा तो वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें, जो भट्ठे के अंधेरे में परछाइयों को पहचानने की आदी थीं, ने उन अभिमानी विशेषताओं को पहचान लिया, भले ही वे कीचड़ से ढकी हुई थीं। श्रीमती वसुंधरा देवी, उसने आधी हैरत और आधे अविश्वास की आवाह में पूछा। वसुंधरा ने अपनी नौरें उठाई। शर्म उसे बुआर से ज्यादा जला रही थी। वहां राम सिंह खसा था, वहादार फोरमैन जिसे उसने 12 साल पहले निकाल दिया था। उस पर चावल की कुछ बोरियां चुराने का झूठा आरोप लगाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सुनैना ने ऐसा सुझाव दिया था। उसने उसे बिना नौकरी और बिना पेंशन के छोड़ दिया था। उसे पहाड़ पर एक जानवर की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया था। राम सिंह, उसने सिर झुकाते हुए फुसफुसाया, मेरी मदद करो। बुजुर्ग आदमी एक लंबे पल के लिए खामोश रहा। वह उसे भगा सकता था, वह उससे कह सकता था कि जो बोया है वही काटो, लेकिन राम सिंह उन पुरुषों की नस्ल से था जो अब लगभग मौजूद नहीं है। वे पुरुष जिनके लिए सम्मान बदला लेने से एक बना कीमती था, बिना एक सान से एक बना करें शब्द कहे। उसने अपनी टोपी उतारी, सम्मान के प्रतीक के रूप में, मालकिन के लिए नहीं बल्कि एक इंसान के जीवन के लिए। वह पास आया, उसे अपनी महबूत बाहों में उठा लिया जैसे कि वह पंख की तरह हल्की हो और उसे झोपड़ी के अंदर ले गया। अंदर का हिस्सा बेहद सादा था। एक ठोस मिट्टी का रश, बीच में एक लखाई का चूल्हा और कोने में एक पुरानी बांस की खाट। राम सिंह ने उसे सावधानी से खाट पर लिटा दिया। उसे एक ऊनी कंबल से ढक दिया जो थोहा चुभने वाला था लेकिन पूरी तरह से गर्म था। चंपा चूल्हे पर दौही और एक मिट्टी के कटोरे में गर्म दलिया डाला। वह उसे मालकिन के होठों के पास लाई। पियो, राम सिंह ने कहा, उसके सामने एक लकड़ी के स्टूल पर बैठते हुए। यह गर्म है, यह तुम्हारे पेट को गर्म करेगा। वसुंधरा ने पिया। गांजा मीठा तरल उसके गले से नीचे उतरा, थोहा जीवन वापस लाते हुए। उसने चारों ओर देखा, उस पूर्ण अरीबी को देखा जिसमें वे रहते थे। कोई बिजली नहीं, कोई संगमरमर का अर्श नहीं, कोई नौकर नहीं, सिर्फ कालिक और सम्मान। मैं इसका बदला कैसे चुकाऊंगी यह मुझे नहीं पता, राम सिंह, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद भूख और ठंड सबके लिए एक जैसी होती है। मैडम, उसने धीरे से बात काटी, यहां कोई मालकिन नहीं और कोई मातदूर नहीं। हम सिर्फ वे लोग हैं जो मरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वसुंधरा ने महसूस किया कि आंसू फिर से बह रहे हैं। वह कुछ और कहने वाली थी। वह ईमानदारी से मानी मांगने की कोशिश करने वाली थी। जब झोपड़ी की खामोशी को
एक स्थिर आवाज ने भर दिया। एक शेल पर एक पुराना ट्रांसिस्टर रेडियो जो तार से बंधा हुआ था, सुबह की बरों के लिए चालू हो गया। स्थानीय उद्घोषक की आवाज नाक से भरी लेकिन स्पष्ट थी। और एक और दुखद गब्बर में शांतिनगर गांव का समुदाय शोक में है। आज सुबह नीलाछा चाय बागान में एक दुखद दुर्घटना की गब्बर मिली है। श्रीमती वसुंधरा देवी, परिवार की सम्मानित कुलमाता, गायब हो गई हैं। उनकी व्हील चेयर राक्षस घाटी के तल में टूटी हुई पाई गई। वसुंधरा आधे रास्ते मुंह तक दलिया के कटोरे के साथ जम गई। राम सिंह भौहें सिकोकर आगे झुका। रेडियो पर आवाज जारी रही। पीहिता की बहू श्रीमती सुनैना ने रोते हुए बताया कि वसुंधरा देवी भूलने की बीमारी से पीड़ित थीं और भ्रम की स्थिति में तूफान के दौरान अकेले बाहर निकल गईं। अधिकारियों को डर है कि उनका शव नदी की धारा में बह गया है और उसे बरामद करना असंभव हो सकता है। समुदाय से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया जाता है। मिट्टी का कटोरा वसुंधरा के हाथों से फिसल गया और मिट्टी के पाश पर गिर गया। 3 टुकड़ों में टूट गया। दलिया एक सैद धब्बे की तरह फैल गया। वह झूठ बोल रही है, वसुंधरा ने चौही आंखों से फुसफुसाया। झूठ। उसने मुझे धक्का दिया, उसने मुझे मारना चाहा। वह उन्माद से अभिभूत होकर खाट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके बेजान पैरों ने जवाब नहीं दिया और वह लगभग वर्ष पर गिर गई। राम सिंह ने उसे कंधों से पकड़ लिया, उसे वापस लेटने के लिए मजबूर किया। शांत हो जाइए मैडम, अगर आप इस हालत में अभी बाहर गईं तो वह औरत आपको सच में मार डालेगी, बुजुर्ग आदमी ने दृढ़ता से कहा। लेकिन वह मुझे पहले ही मार चुकी है, वसुंधरा ने अपनी मुट्ठी से पुआल के गद्दे पर मारते हुए चिल्लाया। दुनिया के लिए मैं मर चुकी हूं, उसे सब कुछ मिल जाएगा, बागान, हमीन, मेरे पति का पैसा। चंपा, जो एक कोने से सब कुछ सुन रही थी, धीरे धीरे पास आई। वह हताश बुजुर्ग महिला के सामने खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया, उसके वार रोक दिए। लक्की ने उसे अपनी गहरी आंखों से देखा जो आत्मा को पांच सकती थी, फिर दरवाजे की ओर इशारा किया, उस रास्ते की ओर जो घाटी की ओर जाता था, और फिर अपने कान को छुआ। राम सिंह ने अपनी पोती को देखा, फिर वसुंधरा को। इस बच्ची ने कुछ देखा है ना? बुजुर्ग आदमी ने पूछा। वसुंधरा ने हांफते हुए सिर हिलाया। उसने देखा कि कैसे सुनैना ने मुझे धक्का दिया, लेकिन वह एक बच्ची है राम सिंह, और वह गूंगी है। एक अमीर औरत के हिला एक गूंगी लड़की की बात पर कौन विश्वास करेगा जो रेडियो पर रो रही है? झोपाई में एक भारी खामोशी छा गई। सिर चूल्हे में जलती लकड़ी की चटकने की आवाज से टूट रही थी। ऐसा लग रहा था कि बुराई जीत गई है। सुनैना के पास शक्ति, आवाबा और झूठ था। वसुंधरा के पास सिर, बेकार पैर और 2 सहयोगी थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर वसुंधरा को कुछ याद आया, कुछ ऐसा जिसने उसकी भूरी आंखों में एक ठंडी धात्विक चमक ला दी। कुर्सी का हैंडल। वह बुदबुदाई। क्या कहा? राम सिंह ने पूछा। मेरी व्हील चेयर। वसुंधरा ने बुजुर्ग आदमी को एक ऐसी तीव्रता से देखते हुए कहा जिससे वह डर गया। दाहिने हैंडल में एक गुप्त कंपार्टमेंट है, वहां मैं अपने पत्र लिखवाने के लिए एक डिजिटल रिकॉर्डर रखती हूं। वह चालू था। राम सिंह, मैंने उसे तब चालू किया था जब सुनैना मुझ पर चिल्लाने लगी थी। मैं उसकी बेइज्जती को रिकॉर्ड करके वकील को दिखाना चाहती थी। अगर कुर्सी तल में गिर गई है तो रिकॉर्डर वहीं होना चाहिए। राम सिंह ने सिर हिलाया, उस घाटी की ओर बाहर देखते हुए जो हमीन को एक घाव की तरह काट रही थी। वह घाटी 100 मीटर गहरी है मैडम, और नदी उफान पर है। वहां नीचे जाना आत्महत्या है। वसुंधरा तकिए पर गिर गई, हार गई। वह सही था, कोई भी वहां नीचे जाकर हिंदा बाहर नहीं आ सकता। लेकिन कोने में चंपा खई थी। वह जर्श पर नहीं देख रही थी, वह अपने दादा को देख रही थी, फिर मालकिन को। धीमी निश्चित हरकतों के साथ लड़की उस दीवार पर गई जहां औजार लटके हुए थे। एक लंबा जूट की रस्सी का बंडल उठाया और उसे अपनी छाती पर तिरछे रख लिया। राम सिंह उछलकर खचा हो गया। नहीं, बुजुर्ग आदमी ने एक ऐसी आवाज में चिल्लाया जिससे टिन की छत कांप गई। इसके बारे में सोचना भी मत चंपा, तुम उस नरक में नीचे नहीं जाओगी। लाक्की पीछे नहीं हटी। वह अपने दादा के सामने खजी हो गई, अपनी छोटी ठुड्डी ऊपर उठाई और उस रेडियो की ओर इशारा किया जो अभी भी वसुंधरा की मौत के बारे में बात कर रहा था।
फिर उसने अपने दिल की ओर इशारा किया। उसकी नजर कुछ साच कह रही थी, कुछ ऐसा जिसके लिए आवाज की जरूरत नहीं थी। अगर हम सच्चाई नहीं लाते तो सच्चाई उसी के साथ मर जाती है। और उस नजर में वसुंधरा देवी ने आशा की पहली चिंगारी देखी, जो उन्हें लगा था कि खो गई है। सच्चाई की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और उसका सबसे बहादुर सैनिक 130 सेमी से ज्यादा लंबा नहीं था। नीलगिरी चाय बागान में शोक एक अच्छी तरह से पहना हुआ झूठ था, जबकि नौकर दरवाहों पर काले रिबन लटका रहे थे। सुनैना हाथ में काचक कौई का गिलास लिए मुख्य अध्ययन कक्ष में घूम रही थी। वह कांपना बंद नहीं कर पा रही थी, दुख के कारण नहीं, बल्कि उस संदेह के कारण जो उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में चुभ गया था। उसने आजिरी टक्कर नहीं सुनी थी। नदी बहुत शोर कर रही थी। क्या होगा अगर बुढ़िया पानी में नहीं गिरी? क्या होगा अगर वह एक टहनी पर फंस गई? सुनैना ने खिड़की से जंगल की ओर देखा। अगर वसुंधरा देवी अभी भी सांस ले रही थीं, भले ही एक सांस, उसकी योजना बर्बाद हो जाएगी और उसके साथ उसका शानदार जीवन भी। उसने गिलास को सागों की मेज पर होड़ से रखा और भौन उठाया। उसने एक नंबर डायल किया जो घर की पता पुस्तिका में नहीं था। विक्रम सिंह, उसने ठंडी आवाज में कहा, अपने आदमियों को इकट्ठा करो। मैं चाहती हूं कि तुम लोग नदी में नीचे जाओ। मैं नहीं चाहती कि पुलिस पहले सूंघे। लाश को ढूंढो और ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है जो लाश नहीं है, तो वापस आने से पहले सुनिश्चित कर लेना कि वह लाश बन जाए, समझे? उसने जोन काट दिया। लाइन के दूसरे छोर पर विक्रम सिंह, बागान का सुरक्षा प्रमुख, एक आदमी जिसके पोर पर निशान थे और कम्मीर बहुत कम था, अपने कुत्तों को बुलाने के लिए सीटी बजा रहा था। कोयले की झोपड़ी में हवा अचानक बदल गई। हवा नहीं बल्कि आवा। पहले एक जीप के इंजन की दूर की दहाड़ पहाड़ की शांति को भंग करती हुई, फिर शिकारी कुत्तों का घबराया हुआ भौंकना, जून और डर को सूंघने के लिए प्रशिक्षित खोजी कुत्ते। राम सिंह, जो अपनी दरांती तय कर रहा था, जम गया। उसके बूढ़े लेकिन विशेषज्ञ कानों ने झतरे को तुरंत पहचान लिया। वे आ रहे हैं, बुजुर्ग आदमी ने जमीन पर थूकते हुए कहा, और वे किसी को बचाने नहीं आ रहे हैं। वसुंधरा खाट पर बैठ गई, यह महसूस करते हुए कि उसका खून उसके पैरों तक उतर गया है। कौन? पुलिस? नहीं मैडम, वह इंजन बागान की जीप का है और वे कुत्ते विक्रम सिंह के हैं। अगर उन्होंने आपको यहां पाया तो वे सवाल नहीं पूछेंगे, वे गोली मार देंगे और फिर कहेंगे कि उन्होंने हमें भेड़िया समझ लिया। घबराहट ने छोटे से कमरे पर कब्जा कर लिया। वसुंधरा ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर एक मृत वर्ण बने रहे। तुम्हें जाना होगा, मुझे यहीं छोड़ दो। उनसे कहना कि तुम्हें मैं मरी हुई मिली। चुप रहो, राम सिंह ने पदानुक्रम को भूलते हुए आदेश दिया। उसने चंपा को देखा। लड़की पहले से ही दरवाजे पर थी, चौई आंखों से छक देख रही थी। वह अपने दादा की ओर, मुही और खमीन की ओर इशारा किया, फिर बाहर मृत कोयले के भट्ठे की ओर इशारा किया। राम सिंह समझ गया, यह पागलपन था, लेकिन यह एकमात्र विकल्प था। चंपा, मेरी मदद करो, बुजुर्ग आदमी ने कहा। वे वसुंधरा की ओर दौड़े। राम सिंह ने उसे फिर से उठाया, लेकिन इस बार कोमलता से नहीं, बल्कि जीवित रहने की तात्कालिकता के साथ। वे झोपड़ी से बाहर निकले। इंजन की आवाज और हरीब आ रही थी। सिर्फ 500 मीटर दूर दर्रे से ऊपर चेच रही थी। राम सिंह मालकिन को आंगन के पीछे ले गया, जहां हमीन में एक चौकोर छेद था जो जली हुई लकड़ी से महबूत किया गया था। यह कोयले के लिए एक पुराना ठंडा करने वाला गड्ढा था, गंदा, काला, कालिक की धूल और मक्खियों से भरा हुआ। आपको इसके अंदर जाना होगा, राम सिंह ने हाँफते हुए कहा। वसुंधरा ने काले गड्ढे को देखा। एक महिला के लिए जो अपनी पूरी जिंदगी महीन रेशम की चादरों पर सोई थी, यह एक गब्र की तरह लग रहा था। नहीं, वहां नहीं, मेरा दम घुट जाएगा। अगर आप बाहर रहीं तो वे आपको मार देंगे। अंदर नहीं, आपत्तियों के लिए समय नहीं है। राम सिंह ने उसे सावधानी से गड्ढे के तल में उतारा। कोयले की धूल एक घुटन भरे बादल में उठी, वसुंधरा के पीले चेहरे को ढक लिया, उसके सैद बालों को दागदार कर दिया, उसे पृथ्वी की एक और छाया में बदल दिया। खांसी ने उसके गले को जला दिया, लेकिन उसने उसे रोक लिया। राम सिंह और चंपा ने गड्ढे के ऊपर पुराने तख्ते रखे और फिर उसे छिपाने के लिए खाली बोरियों और सूखी टहनियों का ढेर फेंक दिया। कोई आवाज मत करना, राम सिंह ने दरारों से फुसफुसाया। भले ही आपको लगे कि आप मरने वाली हैं, होड़ से सांस मत लेना। जैसे ही उन्होंने उसे ढकना फात्म किया, पहली जीप खुली जगह में घुस आई।
कीच पर फिसलती हुई। दो आदमी उतरे। वे अपने कंधों पर राइल लिए हुए थे। विक्रम सिंह, एक गंजा आदमी जिसकी सरीसृप जैसी नजर थी, उनके बाद उतरा दो जर्मन शेफर्ड की लगाम पखे हुए जो हवा को सूंघते हुए जोर से खींच रहे थे। राम सिंह अपनी झोपड़ी के सामने खड़ा था। एक चीथे से अपनी दरांती सान कर रहा था। शांत होने का नाटक कर रहा था जब वह नहीं था। चंपा हमीन पर बैठी कुछ पत्थरों से खेल रही थी। उसकी नजरें हाली थीं, बेवकूफ होने का नाटक कर रही थीं। राम 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 सिंह, विक्रम सिंह ने एक मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। बाहर रहने के लिए बुरा दिन नहीं है। भूख मौसम नहीं जानती साहब, राम सिंह ने नजरें उठाए बिना जवाब दिया। इस शरीफ जगह पर क्या काम है? विक्रम सिंह ने कुत्तों की लगाम थोड़ी ढीली की। जानवर गुर्राते हुए आगे बढ़े, झोपड़ी के दरवाजे के पास सूंघ रहे थे। हम कुछ खो बैठे हैं। बूढ़े आदमी, मालकिन की कोई कीमती चीज, एक सूटकेस जो नदी में गिर गया। हमने सोचा कि शायद धारा उसे यहां ले आई हो। वह झूठ बोल रहा था। राम सिंह जानता था अगर वे एक सूटकेस ढूंढ रहे होते तो वे भरी हुई राइलें नहीं लाते। यहां पानी और कीचड़ के अलावा कुछ नहीं आता। राम सिंह ने कहा, आप चाहें तो जांच कर सकते हैं। मेरा घर छोटा है और दरवाजे नहीं है। विक्रम सिंह ने इशारा किया। उसके आदमी झोपड़ी में घुस गए। कुछ बर्तन जो थे उन्हें फेंक दिया। बांस की खाट को लात मारी। वे 1 मिनट बाद सिर हिलाते हुए बाहर निकले। यहां कुछ नहीं है बॉस। विक्रम सिंह आश्वस्त नहीं लग रहा था। उसने चंपा को देखा। लड़की बिना उन्हें देखे पत्थरों से खेलती रही, अर्थहीन आवाजें बुदबुदाती रही। वह बच्ची, विक्रम सिंह ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। लोग कहते हैं कि वह ऐसी चीजें देखती है जो दूसरे नहीं देखते। ए लाचकी, क्या तुमने यहां आसपास कोई अमीर औरत देखी है? चंपा ने जवाब नहीं दिया। वह लयबद्ध रूप से 2 पत्थरों को मारती रही, क्लक 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 क्लक। वह गूंगी है साहब, और थोड़ी दिमागी तौर पर कमजोर है। राम सिंह ने बीच में कहा, उसकी ओर एक सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए। उसे छोड़ दो। विक्रम सिंह ने घृणा से नाक सिकोही। चलो यहां से चलते हैं। यहां सिरहज रीबी है। वह जाने के लिए मुन्हा, लेकिन फिर एक कुत्ता रुक गया। जानवर ने अपना सिर आंगन के पीछे की ओर घुमाया, बोरियों और टहनियों के ढेर की ओर, उस गड्ढे की ओर जहां वसुंधरा देवी अपना दिल इतनी जोर से धड़काते हुए सांस रोके हुए थीं कि उन्हें लगा कि यह हमीन में गूंज रहा है। कुत्ता भौंका, एक सूखी सतर्क भौंक, और उस ओर खींचने लगा। वहां क्या है सुल्तान? विक्रम सिंह बुदबुदाया, वापस आकर्षित हुआ। वह धीरे धीरे छिपने की जगह की ओर चला। उसका हाथ उस पिस्तौल के पास था जिसे वह अपनी कमर में रखता था। मीन के नीचे वसुंधरा ने एक दरार से देखा कि कैसे हत्यारे के जूते इरीब आ रहे हैं। कोयले की धूल ने उसकी नाक में गुदगुदी की। वह छींकने वाली थी। हे भगवान, वह छींकने वाली थी। उसने अपने काले हाथों से अपना मुंह और नाक बंद कर लिया, प्रार्थना करते हुए कि कोई आवाज न निकले। उसके आंसू कालिक के साथ मिल गए। ऊपर राम सिंह ने दरांती का हैंडल पकड़ लिया। अगर उन्होंने मालकिन को ढूंढ लिया तो उसे हमला करना होगा। एक बुजुर्ग आदमी और एक जंग लगी दरांती के जिला 3 हथियारबंद आदमी, वे सब मर जाएंगे। कुत्ता बोरियों तक पहुंचा और कराहते हुए खोदने लगा। विक्रम सिंह ने टहनियों को हटाने के लिए अपना जूता उठाया। ठीक उसी पल चंपा ने हरकत की। वह चिल्लाई नहीं, दौड़ी नहीं। सिर कलाई की एक तेज हरकत से उसने अपने हाथ में रखे पत्थरों में से एक फेंक दिया। पत्थर एक सही छाप में हुआ और वहां से 20 मीटर दूर झाड़ियों में छिपे एक जंगली सुअर के किनारे पर थोड़ से लगा। सुअर ने एक तेमचीन निकाली और बाहर निकल भागा, टहनियां तो छता हुआ, एक बर्दस्त हंगामा करता हुआ। कुत्ते पागल हो गए। शिकार की प्रवृत्ति प्रशिक्षण से ज्यादा मजबूत थी। वह रहा, वह एक जंगली सुअर है। एक आदमी चिल्लाया। कुत्ते विक्रम सिंह के लापरवाह हाथों से छूट गए और सुअर के पीछे दौड़े, जंगल की ओर गुस्से से भौंकते हुए। लानत है इन बेवकूफ कुत्तों पर, विक्रम सिंह चिल्लाया। वापस आओ। लेकिन जानवर पहले ही झाड़ियों में गायब हो चुके थे। विक्रम सिंह ने घृणा से उस बोरियों के ढेर को आखिरी बार देखा। उसने उस जगह से कुछ सेंटीमीटर दूर हमीन पर थूका जहां वसुंधरा का सिर छिपा हुआ था, और मुड़ गया। चलो चलें, हमें उन कुत्तों को पकड़ने की जरूरत है इससे पहले कि वे खो जाएं। हम बाद में इस कूड़ेदान की जांच करने के लिए वापस आएंगे। वे जीप में चौथे और तेही से चले गए। धुएं का एक बादल
और उनकी हिंसा की गूंज हवा में तैरती हुई छो गए। राम सिंह ने तब तक इंतजार किया जब तक इंजन की आवाज पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। तभी वह गड्ढे की ओर दौड़ा और कांपते हाथों से बोरियों और तख्तों को हटाया। वसुंधरा देवी तल में सिकुई हुई थीं, सिर से पांव तक काली थीं। वह एक भूत की तरह लग रही थीं जो पाताल लोक से निकली हो। वह भोर से खांसी, काला थूक थूका और राम सिंह की गर्दन पक्काली ताकि वह उसे बाहर निकाले। जब उन्होंने उसे हमीन पर लिटाया तो बागान की महान मालकिन रो पाजी। लेकिन यह एक शिकार का रोना नहीं था, यह गुस्से का रोना था। उसने अपनी गंदी हथेली के पिछले हिस्से से अपनी आंखें पोंछीं और चंपा को देखा जो उसे शांति से देख रही थी। उन्होंने मेरे साथ एक जानवर जैसा व्यवहार किया, वसुंधरा ने धूल से कर्कश आवाज में कहा। उन्होंने मुझे एक चूहे की तरह हमीन में छिपा दिया। उसने उस रास्ते की ओर देखा जहां वे आदमी गए थे। वे सोचते हैं कि मैं मर चुकी हूं, उसने फुसफुसाया, और एक भयानक मुस्कान, कालिख से काले दांत लेकिन तात से भरपूर, उसके चेहरे पर खिंच गई। उन्हें यही विश्वास करने दो, क्योंकि मरे हुए लोगों को कोई डर नहीं होता, और मरे हुए लोग ही नरक में जाकर सच्चाई लाने वाले होते हैं। इन तीसे कारक काल लगाकर देखे वह चंपा और राम सिंह की ओर मुई। रस्सी तैयार करो बेटा, वसुंधरा देवी ने आदेश दिया। आज रात हम घाटी में नीचे उतर रहे हैं। रात पहाड़ पर एक भारी कंबल की तरह उतरी, अपने साथ झींगुरों का संगीत और एक ऐसी ठंडक लाई जो पुरानी लकड़ी की दरारों से रिस रही थी। झोपड़ी के अंदर एकमात्र रोशनी चूल्हे के लाल अंगारों और एक मोमबत्ती से आ रही थी जो एक झुकी हुई मेज पर बूंद बूंद टपक रही थी। वसुंधरा देवी बांस की खाट के किनारे बैठी थीं। चंपा ने उसे गर्म पानी से भरा मिट्टी का कटोरा और साबुन का एक टुकड़ा लाकर दिया था। बुजुर्ग महिला ने अपना चेहरा बोर से रगड़ा, उस कोयले की कालिख को हटाने की कोशिश कर रही थी जो उसकी सबसे गहरी झुर्रियों तक पहुंच गई थी। बेसिन में पानी काला हो गया, जैसे कि वह अपने जीवन भर के पाप धो रही हो। राम सिंह उसके सामने बैठा था, अपने चाकू से कुछ संतरे छील रहा था। बुजुर्ग आदमी ने उसे सीधे नहीं देखा, उसकी शर्म का सम्मान करते हुए, लेकिन उसकी जामोशी एक सवाल थी जो पूरे कमरे में भर गई थी। इतनी जोर से मत रगो मैडम, राम सिंह ने धीरे से कहा। आप अपनी त्वचा को चोट पहुंचाएंगी। कालिख पसीने से निकलती है, लेकिन डर को जाने में ज्यादा समय लगता है। वसुंधरा ने गंदे पानी में चीथा गिरा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी उंगलियों को देखा जो कभी सोने की अंगूठियों और कीमती पत्थरों से भरी होती थीं, अब नंगी और मिट्टी से सनी हुई थीं। यह डर नहीं है राम सिंह, उसने टूटी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया। यह घृणा है, एक ऐसे बेटे को पालने की घृणा जो इतना कमजोर था कि उसने एक जहरीले सांप से शादी कर ली, और खुद से घृणा की मैंने इसे पहले नहीं देखा। राम सिंह ने संतरे का एक टुक्का पेश किया। वसुंधरा ने उसे स्वीकार कर लिया। मीठा और खट्टा स्वाद उसकी इंद्रियों को जगा रहा था। इतनी नजरत क्यों मैडम, बुजुर्ग आदमी ने पूछा। एक बहू उतनी बुरी हो सकती है, लेकिन अपनी सास को मारने की कोशिश करना यह शैतान का काम है। आपने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वह आपको इतनी जल्दी मरते हुए देखना चाहती थी? वसुंधरा ने एक लंबी सांस छोड़ी जो उसके फेफड़ों को खाली कर रही थी। उसने चंपा को देखा जो उसके पैरों पर बैठी झूठ की रस्सी को अंधी गांठों से ठीक कर रही थी। पैसा राम सिंह, यह हमेशा पैसे के बारे में होता है। वसुंधरा ने आग को घूरते हुए शुरू किया। सुनैना सिर्ज एक महत्वाकांक्षी औरत नहीं है, वह एक बीमार जुआरी है। 1 महीने पहले मुझे पता चला कि उसने मेरी पीठ पीछे बागान की कुछ हमीन गिरवी रख दी थी। उसने मेरे हस्ताक्षर जाली किए थे। वह दिल्ली में बहुत खतरनाक लोगों के लाखों रुपये की कर्जदार है, वे लोग जो माज नहीं करते। राम सिंह ने चबाना बंद कर दिया। और आपने क्या किया? मैंने उसका सामना किया, वसुंधरा ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। उस तूरानी रात, इससे पहले कि वह मुझे घाटी में घसीटती, मैंने उससे कहा कि मैं अपनी वसीयत बदलने जा रही हूं। मैंने कहा मैं सब कुछ एक चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए छोड़ दूंगी और उसे सिर्फ उसके कपों से भरा एक सूटकेस दूंगी ताकि वह धा हो जाए। मैंने कहा कि मैं उसके अयर के बारे में जानती हूं, वह सस्ता वकील जो उसे मुझसे चुराने में मदद कर रहा था। बुजुर्ग महिला बेजान हंसी। मैं बेवकूफ थी राम सिंह, एक घमंडी बेवकूफ बुढ़िया। मैंने सोचा कि उसे धमकी देने से वह रुक जाएगी। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि गरीबी का डर उसे एक हथियारे में बदल देगा।
उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा जी चुकी हूं, कि मैं एक महंगा बोझ हूं। चंपा ने अपनी नजरें उठाईं। उसकी काली आंखों में दुख और गुस्से का मिश्रण था। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और बुजुर्ग महिला के घुटने को छुआ, जैसे कह रही हो, मुझे आप पर विश्वास है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। वसुंधरा ने अपनी आवाज को फुसफुसाहट तक कम करते हुए जारी रखा। सुनैना की जेब में दरोगा है, रीदा हुआ गांव का डॉक्टर है। अगर मैं कल अपनी सच्चाई चिल्लाते हुए सामने आती हूं तो वे कहेंगे कि मैं पागल हूं, कि बुढ़ापे ने मुझे कहानियां गजने पर मजबूर कर दिया है। वे मुझे एक वृद्धाश्रम में बंद कर देंगे और उसे वैसे भी सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर हमें सबूत चाहिए। राम सिंह ने अपनी पैंट पर अपना चाकू साँच करते हुए कहा। लेकिन आपने कहा कि सबूत घाटी के तल में है। सबूत के तल में? वसुंधरा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखें एक नई तीव्रता से चमक उठीं। मेरी व्हीलचेयर, उसने आगे झुकते हुए स्पष्ट किया। वह जर्मनी से आयातित एक विशेष मॉडल था। दाहिने हैंडल में, चम्हे के पैड के नीचे, मैंने एक डिजिटल रिकॉर्डर लगवाया था। मैं उसका उपयोग अपनी यादें, बागान के लिए, अपने विचार और सुनैना के साथ जगह रिकॉर्ड करने के लिए करती थी। राम सिंह ने हैरानी से अपनी आंखें खोली। उस रात वसुंधरा की आवाज तें हो गई। जब वह चिल्लाते हुए मेरे दफ्तर में घुसी तो मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सब कुछ उस पर है, राम सिंह, उसकी धमकियां, उसके कर्म के बारे में उसका कबूलनामा, जब उसने कहा कि वह मुझे नदी में फेंक देगी, सब कुछ। अगर हम उस रिकॉर्डर को ले आते हैं तो मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी वापस नहीं मिलेगी, मैं उसे उसकी पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल दूंगी। बुजुर्ग आदमी खचा हुआ और झोपड़ी के दरवाजे पर चला गया। उसने जंगल के अंधेरे को देखा, नदी की दहाड़ की ओर जो एक भूखे राक्षस की तरह लग रही थी। वह कुर्सी 80 मीटर से बाथारा गिरी है, मैडम, राम सिंह ने गंभीर लहजे में कहा। चट्टानों से टकराई है, टुक्के टुक्के हो गई है, और फिर पानी। पानी सब कुछ मिटा देता है। यह एक हवाई जहां के ब्लैक बॉक्स की तरह है। वसुंधरा ने हताशा से फोड़ दिया। तकनीशियन ने मुझे बताया था कि यह शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है। यह छोटा है, एक माचिस की डिब्बी के आकार का। यह वहां होना चाहिए, कुर्सी की मुही हुई लोहे की सलाखों के बीच फंसा हुआ। राम सिंह मुना और अपनी पोती को देखा। चंपा अब रस्सी ठीक नहीं कर रही थी। वह अपनी छाती पर झूठ की रस्सी का बंडल रखे खई थी और एक पुरानी टॉर्च पखे हुए थी जो मुश्किल से ही रोशनी दे रही थी। नहीं, राम सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा। चंपा, यह रात है, चट्टानें फिसलन भरी हैं। अगर तुम वहां नीचे गई तो तुम वापस नहीं आओगी। लकी नहीं हिली। वह अपने दादा के पास गई और फिर वसुंधरा की ओर इशारा किया। उसके बाद उसने एक ऐसा इशारा किया जिससे दोनों वयस्कों का खून जम गया। उसने अपनी तर्जनी उंगली को अपनी गर्दन पर एक चाकू की तरह फेरा और बागान की ओर इशारा किया। अगर हम नहीं गए तो वह मर जाएगी। वसुंधरा ने अपने गले में एक गांठ महसूस की। वह गूंगी लोकी, एक ऐसा प्राणी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसकी छोटी उंगली में उन सभी पुरुषों से ज्यादा हिम्मत थी जिन्हें वसुंधरा ने कभी जाना था। राम सिंह, मालकिन ने धीरे से कहा, मैं आप लोगों से यह करने के लिए नहीं कह सकती, यह पागलपन है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो सुनैना जीत जाती है, और अगर बुराई जीत जाती है, एक पागलपन है, 7 सप्तर, तो हमारे लिए क्या बचता है? बूए कोयला बनाने वाले ने उस महिला को देखा जिसने कभी उसका अपमान किया था, और उस पोती को जो उसके जीने का एकमात्र कारण थी। उसने एक सांस छोड़ी, सच्चाई से हार गया। ठीक है, राम सिंह ने अपनी टोपी लेते हुए और उसे मकबूती से पहनते हुए बबाया, लेकिन वह अकेली नीचे नहीं जाएगी। मैं फांसी वाले पे से रस्सी पक्षे रहूंगा, और आप, मैडम, आप प्रार्थना करें वह सब कुछ जो आप जानती हैं, क्योंकि हम भेइये के मुंह में जा रहे हैं। चंपा मुस्कुराई, एक छोटी, घबराई हुई लेकिन रोशनी से भरी मुस्कान। वह वसुंधरा के पास गई और उसके सान हाथ को थपथपाया, उस रात के भाग्य पर मुहर लगाते हुए। वे उस आवाम को वापस लाने के लिए घाटी में नीचे उतरने वाले थे जो न्याय दिलाएगी। उस रात राक्षस घाटी अपने नाम के अनुरूप थी। उस किनारे से जहां जंगल अचानक खालीपन के लिए रास्ता बनाने के लिए खत्म हो जाता था, तल दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उफनती नदी की लगातार और भयंकर दहाड़ सुनाई दे रही थी। एक भारी आवा जिसने कमीन को जूतों के तलवों के नीचे कपा दिया। यह एक काला, भूखा मुंह था जो बर्जीली, नम हवा को सांस में लेता हुआ लग रहा था।
राम सिंह ने झूठ की रस्सी का सिरा एक पुराने महबूत सागौन के पेड़ के तने से बांध दिया, जिसकी जजें चट्टान को विशाल उंगलियों की तरह पकड़े हुए थीं। उसने गांठ को 1, 2, 3 बार परखा, अपने पूरे वणन के साथ खींचा। कसी हुई रस्सी चरमराई लेकिन टिकी रही। वसुंधरा देवी ने एक पुरानी चटाई पर बैठी अपने दिल को एक मुट्ठी में जखे हुए उस दृश्य को हमीन से देखा। चांदनी मुश्किल से ही उन तूहानी बादलों को भेद पा रही थी जो अभी भी आसमान में दौड़ रहे थे, लाक्की के पीले चेहरे को रुक रुक कर रोशन कर रहे थे। चंपा घाटी के किनारे खड़ी थी। वह रात की भव्यता के इलावा इतनी छोटी, इतनी नाजुक लग रही थी कि वसुंधरा को अपराध बोध से उल्टी करने का मन हुआ। यह मत करो, बुजुर्ग महिला ने हवा से दबी आवाज में फुसफुसाया। यह पागलपन है। अगर तुम गिर गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी, न इस जीवन में और न ही अगले में। चंपा मुई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक शांत, लगभग परिपक्व दृढ़ संकल्प था। वह वसुंधरा के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा, धीरे से दबाया। फिर वह अपने दादा के पास गई। राम सिंह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बुजुर्ग आदमी की आंखों में रुके हुए आंसू थे। उसने चम्हे और पुराने कपे के टुक्कों से बने काम चलाऊ हार्नेस को लड़की की कमर और पैरों के चारों ओर समायोजित किया। ध्यान से सुनो, चुक्की। राम सिंह ने उसका चेहरा अपने कठोर हाथों के बीच लेते हुए कहा, रस्सी लंबी है लेकिन चट्टानें गीली हैं। लापरवाह मत होना। अपने पैरों का इस्तेमाल दीवार से खुद को अलग करने के लिए करना। नीचे मत देखना, सिर्फ यह देखना कि तुम अपना हाथ कहां रखती हो। उसने पुरानी टॉर्च उसे सौंप दी। उसने उसे पानी से बचाने के लिए एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में लपेटा और उसे एक डोरी से उसके गले में लटका दिया। अगर तुम्हें कुर्सी मिल जाए तो रस्सी को 2 बार खींचना। अगर तुम डर जाओ या आगे नहीं बन सको तो लगातार 3 बार खींचना और मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, भले ही मेरी कमर टूट जाए। समझी? चंपा ने सिर हिलाया। उसने टॉर्च जलाई। पीली रोशनी की एक किरण ने अंधेरे को चीर दिया। एक सीधी चट्टान, पत्थर और कांटेदार झांझियों को उजागर किया। लड़की किनारे के पास गई, घाटी की ओर पीठ की और नीचे उतरना शुरू कर दिया। पहला जदम सबसे मुश्किल था। चंपा को अपना वण रस्सी और अपने दादा के हाथों पर सौंपना था। उसके नंगे पैरों ने फिसलन भरी चट्टानी दीवार पर पैर जमाने की कोशिश की। एक ढीला पत्थर उसकी ऐई के नीचे से खिसक गया और झालीपन में गिर गया। टक्कर की आवाज को सुनाई देने में कई सेकंड लगे। क्लक। वसुंधरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू कर दिया, अल फातिहा को हताश दलीलों के साथ मिलाते हुए। राम सिंह पे के बगल में खसा था, रस्सी को अपनी पीठ से गुआर कर एक लीवर बना रहा था। उसकी बूही मांसपेशियां उसकी फटी हुई कमी के नीचे तन गईं। वह धीरे धीरे मीटर दर मीटर रस्सी छोड़ रहा था, अपनी पोती की हर हरकत को रस्सी के दूसरे छोर पर महसूस कर रहा था। नीचे चंपा नरक की ओर उतर रही थी। घाटी में हवा ऊपर की तरह नहीं बह रही थी, नीचे यह घूम रही थी, उसे चट्टानी दीवार से टकरा रही थी। कांटेदार झाड़ियों की टहनियों ने उसके हाथों और पैरों को खरोंच दिया, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने अपने दांत भींच लिए और नीचे उतरती रही। उसकी टॉर्च की रोशनी गीली चट्टानों पर नाच रही थी, मग्गी के जाले और गहरी दरारों को रोशन कर रही थी। नदी की आवाज़ें बाहरी करने वाली होती जा रही थी, उसके कानों और सिर को भर रही थी। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर ऊपर राम सिंह को वगन बदता हुआ महसूस हुआ। उसके माथे पर पसीना बह रहा था और उसकी आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन उसने पलक नहीं झपकाई। उसके हाथ, जो सालों की लकजी जलाने से कठोर हो गए थे, उस जीवन को पखे हुए थे जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। क्या वह ठीक है? वसुंधरा ने देखने की हिम्मत किए बिना पूछा। अभी भी नीचे जा रही है? राम सिंह ने दांत भींचते हुए बौबाया। वह एक बहादुर लड़की है, मेरी पोती। वह हम सबसे ज्यादा बहादुर है। अचानक रस्सी ने एक बोरदार झटका दिया। राम सिंह आगे की ओर धकेल दिया गया। उसका सीना पेन के तने से टकराया। वसुंधरा ने एक दबी हुई ची निकाली। राम सिंह, मैं ठीक हूं, बुजुर्ग आदमी चिल्लाया, संतुलन बहाल करते हुए और एक जबरदस्त प्रयास के साथ रस्सी को फिर से कसते हुए। वह फिसल गई थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया है। नीचे चंपा हालीपन में लटकी हुई थी।
धीरे धीरे घूम रही थी। उसने एक फिसलन भरी काई के क्षेत्र पर पैर रख दिया था और उसके पैरों का दीवार से संपर्क टूट गया था। एक पल के लिए उसके नीचे सिर्फ हवा थी और पूरा अंधेरा। घबराहट ने उसके गले तक छचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे निगलने के लिए और उसके पैरों की बात कर रही है लिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने पैरों से दीवार की तलाश की, एक उभार पाया और खुद को स्थिर कर लिया। उसने अपनी नजरें उठाईं और टॉर्च की रोशनी को हिलाया ताकि यह बता सके कि वह ठीक है। वह नीचे उतरती रही। हवा और ठंडी और नम हो गई। नदी की ओस ने उसके चेहरे को भिगोना शुरू कर दिया। वह तल के करीब थी। उसकी टॉर्च की रोशनी चट्टानों और धारा द्वारा घसीटे गए पेय के तनों की अयरात्री पर घूमी और फिर उसने उसे देखा। लगभग 5 मीटर दाएं ओर झाग वाले पानी से निकली 2 बही चट्टानों के बीच फंसा हुआ मुई हुई धातु का एक ढेर था जो पीली रोशनी के नीचे कमजोर रूप से चमक रहा था। यह महंगी धातु का क्रोम था। यह व्हील चेयर थी। टुकचे टुकचे हो गई थी। एक बड़ा पहिया 8 के आकार में मुना हुआ था। चमहे की सीट फटी हुई थी, लेकिन वह वहां थी। जादुई रूप से मुख्य धारा में गिरने से पहले रुक गई थी। चंपा ने एड्रेनालाइन की एक लहर महसूस की। उसने अपने पैरों से दीवार पर धक्का दिया और एक पेंडुलम की तरह दाएं ओर झूली उस चट्टान के उभार तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जहां कुर्सी थी। वह पहली कोशिश में नाकाम रही और अपने कंधे को दीवार से टकरा दिया। दर्द हुआ, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने फिर से यादा होर से कोशिश की। उसने जहां तक उसके छोटे हाथ पहुंच सकते थे फैलाया। उसकी उंगलियों ने ठंडी चट्टान को छुआ। उसने एक जामोश गुर्राहट के साथ पकड़ा लिया। उसने रस्सी से थोहा तनाव छोहा और धातु के मलबे के ठीक बगल में गीली चट्टान पर खड़े होने में कामयाब रही। वह कांप रही थी, भीगी हुई और चोटिल, लेकिन वह पहुंच गई थी। चंपा ने कुर्सी के दाहिने हैंडल पर रोशनी डाली। चमड़ा फटा हुआ था, लेकिन धातु की संरचना सही सलामत लग रही थी। वह पास गई, अपनी जेब से अपने दादा का दिया हुआ पुराना चाकू निकाला और ठंड से कांपते हाथों से गुप्त कंपार्टमेंट को खोजने के लिए जो बचा था उसे काटना शुरू कर दिया। ऊपर दुनिया के किनारे पर राम सिंह और वसुंधरा इंतजार कर रहे थे। रस्सी जामोश थी, बहुत ज्यादा जामोश। समय एक शाश्वत कष्टदायी च्यूइंग गम की तरह खिंच गया। वह हिल क्यों नहीं रही है? वसुंधरा ने रोने के कगार पर फुसफुसाया। वह ढूंढ रही है, राम सिंह ने कहा, हालांकि उसकी अपनी आवाज अनिश्चित लग रही थी। वह ढूंढ रही है, मैडम, विश्वास रखो। लेकिन जब आप एक खाई के किनारे पर हों और जो एकमात्र चीज आपको त्रासदी से अलग करती है वह एक पुरानी रस्सी और एक 7 साल की लौकी के हाथ हों, तो विश्वास बनाए रखना मुश्किल होता है। नीचे खाई के पेट में समय रुका हुआ लग रहा था। चंपा मुंह से सांस ले रही थी। बर्जीली हवा में सैद भाप के बादल छोत रही थी। उसके दादा का चाकू कुर्सी के हैंडल के गीले चम्हे पर बार बार फिसल रहा था, जो पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसकी छोटी उंगलियां सुन्न हो गई थीं, ठंड से अनारी, और हर बार जब धातु उससे फिसल जाती तो वह अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में घबराहट महसूस करती। जल्दी करो, जल्दी करो। आखिरकार एक सूखी चटकने की आवाज के साथ चम्हे ने हार मान ली। चंपा ने अपना हाथ आर्मरेस्ट के छेद में डाला, गीली भराई को हटाते हुए। उसकी उंगलियों ने कुछ ठंडा, चिकना और आयताकार छुआ। उसका दिल उछल पड़ा। यह वही था। एक सर्जन की तरह सावधानी से उसने छोटे से डिजिटल डिवाइस को बाहर निकाला। यह काला था, माचिस की डिब्बी से ज्यादा बड़ा नहीं था, और इसमें एक छोटी सी लाल बत्ती थी जो कमजोर रूप से टिमटिमा रही थी, जैसे एक मरती हुई आंख जो बंद होने से इनकार कर रही हो। अभी भी बैटरी थी, अभी भी हिंदा था। चंपा ने इतनी बंगी जोशी महसूस की कि वह लगभग चिल्ला उठी, लेकिन उसके गूंगे गले ने सिर्फ एक कांपती हुई आह भरी। उसने रिकॉर्डर को अपनी पैंट की सबसे गहरी जेब में रखा, उसे महबूती से बटन से बंद कर दिया। वह ऊपर जाने के संकेत के लिए रस्सी को 2 बार खींचने वाली थी जब दुनिया बदल गई। यह एक क्रमिक चेतावनी नहीं थी, यह एक झटका था। बर्ज के कंचे की तरह भारी और ठंडी बारिश की एक बूंद उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर गिरी, फिर एक और माथे पर, और सेकंडों में आसमान फिर से खुल गया। सामान्य बारिश से नहीं, बल्कि एक भयंकर बांध से। पानी का एक पर्दा इतना मोटा था कि नजरों को धुंधला कर रहा था, और बारिश के साथ नदी के ऊपर से एक गहरी, भारी दहा की आवाज आई,
यह वह आवाज थी जिससे पहाड़ों में रहने वाले सभी लोग सबसे ज्यादा डरते थे। अचानक बम। ऊंचे पहाड़ों में तूफान से पोषित नदी एक अचानक और भयंकर लहर के साथ नीचे उतर रही थी। अपने साथ पेभ पत्थर और मौत खींच रही थी। ऊपर राम सिंह ने गंगाचाहट सुनने से पहले अपने जूतों के तलवों में कंपन महसूस किया। ऊपर बुजुर्ग आदमी ने आतंक से चौही आंखों से चिल्लाया, ऊपर चंपा, पानी आ रहा है। राम सिंह ने संकेत का इंतजार नहीं किया। वह हताशा में रस्सी खींचने लगा। तकनीक भूलकर, पीठ दर्द भूलकर अपने बच्चे की रक्षा करने वाले एक जानवर की तरह खींच रहा था। नीचे चंपा ने अपनी कमर पर खिंचाव महसूस किया और दोनों हाथों से रस्सी पकड़ ली। उसके पैरों ने चट्टान पर पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन नई बारिश से कई साबुन में बदल गई थी और फिर राक्षस आ गया। 2 मीटर ऊंची खींचज वाली पानी की एक दीवार नदी के मुंह पर दिखाई दी, एक पटरी से उतरी ट्रेन की तरह दहाती हुई। यह उस चट्टान से टकराई जहां व्हीलचेयर एक बम की ताक से थी। प्रभाव क्रूर था। कुर्सी की धातु चीं उठी जब उसे चट्टान से उखाड़ दिया गया, मुंह गई और एक पल में भूरे झाग के नीचे सायब हो गई। चंपा ने एक जामोश ची निकाली। जब बर्जीला पानी उसके पैरों से टकराया, उसे भी उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। धारा की तांत ने उसे हवा में उठा लिया, उसे एक कपाए की गुइया की तरह हिलाया। राम सिंह, वसुंधरा हमीन से चिल्लाई, पे की ओर रेंगते हुए, वह बह रही है, वह बह रही है। रस्सी इतनी होर से तन गई कि यह एक टूटने वाली गिटार की तार की तरह भनभनाने लगी। राम सिंह आगे की ओर घिसट गया। उसके जूते कीचड़ में फिसल रहे थे, खतरनाक रूप से किनारे के करीब आ रहे थे। अगर वह गिर जाता तो वे दोनों मर जाते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बुजुर्ग आदमी दहा, अपनी एहियों को एक उभरी हुई जज में धंस आते हुए। उसकी गर्दन की नसें लगभग फटने वाली थीं। कसकर पकड़ो, मैडम, मेरी मदद करो। वसुंधरा देवी, वह महिला जिसने कभी क्रिस्टल के गिलास से भारी कुछ नहीं उठाया था, कीच में रेंगते हुए राम सिंह के पैरों तक पहुंची। अपने पियानो वादक के हाथों से उसने कोयला बनाने वाले की बेल्ट पकड़ ली और अपने पूरे बेकार शरीर के वनन के साथ पीछे की ओर खींचा। एक मानव लंगर बन गई। खींचो राम सिंह, अपनी जिंदगी के लिए खींचो, वह रोते हुए और बारिश को निगलते हुए चिल्लाई। नीचे चंपा छालीपन में लटकी हुई थी, पागलों की तरह घूम रही थी, चट्टानी दीवार से टकरा रही थी, जबकि पानी उसके पैरों तक उछल रहा था, उसे फिर से चाटने की कोशिश कर रहा था। टॉर्च टक्कर से टूट गई थी, उसे पूरी तरह से अंधेरे में छोड़ दिया था। आरात्रि के ऊपर लटकी हुई थी, लेकिन लड़की ने रस्सी नहीं छोड़ी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके दाहिने हाथ ने उसकी पैंट की जेब नहीं छोड़ी। राम सिंह एक कदम पीछे हटा, फिर एक और। उसके हाथ जल रहे थे जैसे उनमें आग लगी हो। हर मीटर जो बरामद किया गया वह मौत के हिला एक जीत थी। लगभग पहुंच गए, लगभग पहुंच गए। बुजुर्ग आदमी हाँफ रहा था। वसुंधरा ने महसूस किया कि उसके हाथ अपनी जगह से निकलने वाले हैं, लेकिन उसने राम सिंह की बेल्ट नहीं छोड़ी। अपनी जिंदगी में पहली बार वह एक टीम का हिस्सा थी। पहली बार उसका जीवन किसी और पर निर्भर था और किसी और का जीवन उस पर निर्भर था। आखिरकार एक छोटा, छून से सना और कीचों से ढका हाथ घाटी के किनारे पर दिखाई दिया। एक जत को पखे हुए राम सिंह ने एक आखिरी प्रयास की ची निकाली और जो कुछ भी बचा था उसके साथ खींचा, अपनी पोती को खाई से बाहर निकालते हुए। चंपा गीली हमीन पर लो की, पानी खांसती हुई, बुरी तरह कांपती हुई, दुख और साहस में सिकुई हुई। राम सिंह उसके बगल में घुटनों के बल गिर गया, उसे गले लगाया, उसके गंदे सिर को चूमा, बिना रुके रोता रहा। वसुंधरा ने खुद को अपनी पीठ के बल गिरा दिया। काले आसमान को घूरते हुए ऐसे सांस ले रही थी जैसे उसने अभी अभी एक मैराथन खत्म की हो। बारिश उन पर बरसती रही, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता था। उन्होंने खाई को हरा दिया था। कुछ मिनटों के बाद जब दिलों ने दोहना बंद कर दिया तो चंपा धीरे धीरे अपने दादा की पकास से बाहर निकली, कीचों में बैठ गई। वसुंधरा को देखा और अपनी जेब में हाथ डाला। एक धीमी गंभीर हरकत के साथ उसने छोटे से काले रिकॉर्डर को बाहर निकाला। लाल बत्ती अब टिमटिमा नहीं रही थी, यह मर चुकी थी। तीनों पर एक भयानक खामोशी छा गई। अगर पानी ने उसे बर्बाद कर दिया था, अगर टक्कर ने उसे तोड़ दिया था, तो वह सारी पीड़ा व्यर्थ थी। चंपा ने डिवाइस वसुंधरा देवी को सौंप दिया। बुजुर्ग महिला ने उसे उन हाथों से लिया जो लड़की के हाथों से ज्यादा कांप रहे थे। उसने उसे अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से सांच किया। हे भगवान,
वसुंधरा ने फुसफुसाया, कृपया। उसने प्ले बटन दबाया। 1 सेकंड का स्थिर सैद शोर था जो रेत जैसा लग रहा था, और फिर कुछ दिन पहले रिकॉर्ड की गई बारिश की आवाज के बीच एक सा जहरीली आवाज ने रात की हवा को चीर दिया। मैं तंग आ चुकी हूं बूही डायन, मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करते करते थक गई हूं। वसुंधरा ने वह हवा छोही जिसे उसे एहसास नहीं था कि वह रोके हुए थी। उसने रिकॉर्डर को अपने सीने पर रखा और दूर दूर से रोने लगी, लेकिन इस बार यह डर के आंसू नहीं थे, यह न्याय के आंसू थे। राम सिंह ने अपनी टोपी उतारी, आसमान को देखा। चंपा थकी हुई बुजुर्ग महिला के कंधे पर झुक गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके पास हथियार था, अब सिर्फ ट्रिगर खींचना बाकी था। आशा एक चालाक आग है, कभी कभी बोर से जलती है सिर्फ इसलिए कि हवा उसे 1 सेकंड बाद बुझा दे। एक ऐसा अंधेरा छोकर जो पहले से भी ज्यादा काला हो। राम सिंह की झोपाटी में ठीक यही हुआ। सुनैना की आवाज सुनने के कुछ ही मिनटों के बाद वसुंधरा देवी भावनाओं से चमकती आंखों के साथ फिर से बटन दबाने की कोशिश की। वह और सुनना चाहती थीं। वह हिस्सा सुनना चाहती थीं जहां उसकी बहू ने चोरी स्वीकार की थी, वह हिस्सा जो बिना किसी संदेह के न्यायाधीश को मना लेता। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली ने डिवाइस को छुआ, छोटी लाल बत्ती 1-2 बार झपकी, एक छोटी सी बिजली की चिंगारी निकली और बुझ गई। खामोशी फिर से कमरे में भर गई, एक भारी कष्टदायी खामोशी। नहीं, वसुंधरा ने रिकॉर्डर को हिलाते हुए फुसफुसाया, नहीं नहीं नहीं, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। राम सिंह पास आया और डिवाइस को धीरे से उसके हाथों से ले लिया। उसने उसे मोमबत्ती के पास जांचा। उसने एक गंभीर हरकत से सिर हिलाया। अंदर गीला है मैडम, पानी सर्किट में घुस गया है। जो थोड़ी सी आवाज हमने सुनी वह मरने से पहले आखिरी सांस की तरह थी। वसुंधरा को लगा कि दुनिया उस पर गिर रही है। वह बांस की घाट पर गिर गई, अपना चेहरा अपने गंदे हाथों के बीच दबा लिया। सारी पिया, खाई की ठंडक, चंपा का घातक खतरा, सब कुछ बेकार था। हाथ में प्लास्टिक का एक बेकार टुकड़ा होने के लिए रात धीमी और दर्दनाक गुजरी। हताशा में बीमारी भी जुड़ गई। वसुंधरा का बुआर अचानक बां गया। वह बड़बड़ाने लगी, मरे हुए लोगों के नाम बुदबुदाती रही। चंपा को अपना मरा हुआ बेटा समझ रही थी, पुराने पापों के लिए माची मांग रही थी। चंपा सोई नहीं। उसने घंटों बुजुर्ग महिला के माथे पर गीले कपाए बदलते हुए बिताए, उसे पानी के घूंट पिलाते हुए, उसकी बेचैन सांसों पर नजर रखते हुए। लड़की जानती थी कि अगर बुजार कम नहीं हुआ तो मालकिन सुबह तक नहीं बचेगी। जब सूरज कोहरे के बीच पीला और उदास निकला तो वह एक ऐसी खबर लेकर आया जिसने भगोजों की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ दिया। राम सिंह ने मौसम की रिपोर्ट सुनने के लिए रेडियो चालू किया, लेकिन उसने जो सुना वह गांव के पंडित की गंभीर आवाज थी। हम पूरे समुदाय को आमंत्रित करते हैं, पंडित दीनानाथ की नाक से भरी आवाज ने कहा। श्रीमती वसुंधरा देवी के लिए एक श्राद्ध और शांति पूजा के लिए जो कल दोपहर शिव मंदिर में आयोजित की जाएगी। हालांकि शव नहीं मिला है, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके तुरंत बाद परिवार के अनुरोध पर वसीयत प्रार्थी जाएगी और संपत्ति का हस्तांतरण श्रीमती सुनैना एकमात्र उत्तराधिकारी को किया जाएगा। राम सिंह ने एक झटके से रेडियो बंद कर दिया, जैसे कि डिवाइस ही दोषी हो। कल बुजुर्ग आदमी बेबैया, वह औरत जल्दी में है। वह किसी के सवाल पूछने से पहले चोरी को वैध बनाना चाहती है। वसुंधरा देवी, जो रेडियो की आवाज से जाग गई थीं, ने कांच जैसी आंखों से टिन की छत को घूरा। उसकी नजरों में अब कोई आग नहीं थी, सिर्फ एक भयानक भूरा समर्पण था। जाने दो राम सिंह, उसने एक धागे जैसी आवाज में कहा। कोयला बनाने वाला हैरानी से मुना, क्या कहा? यह खत्म हो गया है। सुनैना जीत गई। मेरी हालत देखो, मैं उठ भी नहीं सकती। रिकॉर्डर बेकार है, और अगर यह काम भी करता तो हम पर कौन विश्वास करेगा? तुम एक गरीब बुजुर्ग आदमी हो और मैं एक मरी हुई औरत हूं। वसुंधरा ने अपना सिर दीवार की ओर घुमा लिया, उनसे मुंह फेर लिया। चले जाओ राम सिंह, विक्रम सिंह के वापस आने से पहले बच्चे को यहां से ले जाओ। अगर उन्हें मैं अकेली मिली तो मैं कह दूंगी कि मैं रेंगते हुए यहां पहुंची और तुम लोगों को कभी नहीं देखा। खुद को बचाओ, यह अंत है। महान कुलमाता ने हार मान ली थी। विश्वासघात और बुहार का बोझ उसके स्वाभिमान से ज्यादा महबूब था। राम सिंह ने अपनी टोपी उतारी और उसे अपने हाथों के बीच निचोड़ा।
उसने एक असहाय गुस्सा महसूस किया। वह जानता था कि मालकिन सही थी। बिना सबूत के गांव में जाना आत्महत्या थी। वे जेल या बब्र में जाएंगे। लेकिन उस हार से भरे कमरे में कोई था जो भाग्य को स्वीकार नहीं कर रहा था। चंपा अपनी बेंच से उठी। वह उस पुरानी अलमारी के पास गई जहां वे अपने पास मौजूद थोड़ा सा भोजन रखते थे। उसने तल में खोजा और एक छोटा कपे का थैला निकाला। यह चावल था, 1 किलो चावल, जो राम सिंह ने एक विशेष अवसर के लिए रखा था। उस घर में एक विलासिता। लड़की थैला में पर ले आई, उसे खोला, मृत रिकॉर्डर लिया जिसे सबने खोया हुआ मान लिया था, और उसे सेद दानों में तब तक डुबो दिया जब तक कि वह पूरी तरह से ढक नहीं गया। राम सिंह ने उसे भ्रमित होकर देखा। तुम क्या कर रही हो बेटा? यह खाना नहीं है। चंपा ने अपने दादा को देखा और धैर्य का इशारा किया। इंतजार करो। लड़की बहुत सी चीजें जानती थी, चीजें जो उसने बोलकर नहीं, देखकर सीखी थी। एक बार उसने नदी में एक पर्यटक को देखा था जिसने अपनी घड़ी पानी में गिरा दी थी। उस आदमी ने उसे चावल में डाल दिया था और कहा था कि दाने जादू की तरह नमी सोख लेते हैं। चंपा बांस की खाट के पास गई, वसुंधरा के कंधे को छुआ जब तक कि बुजुर्ग महिला मुही नहीं। लड़की ने चावल के थैले की ओर इशारा किया और फिर एक उंगली उठाई। एक दिन, हमें सिरजा एक दिन चाहिए। फिर चंपा ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और अपने होंठों के कोनों को ऊपर की ओर मजबूर किया, एक कांपती लेकिन वास्तविक मुस्कान बनाते हुए। उसने वसुंधरा का हाथ लिया और उसे महबूती से निचोहा, अपने छोटे शरीर में बची सारी ऊर्जा संचारित करते हुए। अभी मत मरो, अभी हार मत मानो। राम सिंह ने अपने गले में एक गांठ महसूस की। उसने अपनी पोती की आंखों में करीब से देखा और संदेह करने पर शर्म महसूस की। यह बच्ची सही है मैडम, बुजुर्ग आदमी ने कहा, अपनी आवाज में तांत बहाल करते हुए। चावल गीले को सुखाता है। यह एक पुराना टोटका है। अगर यह काम कर गया तो कल हमारे पास वह आवाब वापस आ जाएगी। वह खाट के पास गया और वसुंधरा को दृढ़ता से देखा। और आप यहां नहीं मरेंगी। आपकी कहाब को, आपकी मेरे घर में नहीं। मैं किसी को नहीं दचनाता जो अभी भी सांस ले रहा है। तो यह चाय पियो और उस बुआर को निकालो, क्योंकि कल हम उस गांव में जा रहे हैं। कैसे? वसुंधरा ने कमहोरी से पूछा, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक चिंगारी वापस आ गई थी। हम चल नहीं सकते और वे सचकों पर नजर रख रहे हैं। राम सिंह मुस्कुराया, एक टेढ़ी चालाक मुस्कान जिसने उसके चेहरे की सभी झुर्रियों को चिह्नित कर दिया। पैदल नहीं, बुजुर्ग आदमी ने कहा, लेकिन कल कोयले का ट्रक गुरता है। मेरा दोस्त हरीश भाई गांव में नीचे जाता है ताकि कबाब की दुकानों को बोरियां पहुंचा सके। अगर हम आपको बिना किसी के देखे वहां डाल सके, हम एक ट्रोजन हॉर्स की तरह गांव में घुस जाएंगे। वसुंधरा ने चावल के थैले को देखा जहां उसकी एकमात्र आशा टिकी हुई थी। उसने उस गूंगी लड़की को देखा जिसने उसकी जिंदगी 2 बार बचाई थी और बहुत धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, उसने फुसफुसाया, एक दिन और, हम एक दिन और लाएंगे। बाहर सूरज कोहरे को तोड़ने लगा था। आमोशी चीहों से नहीं, बल्कि चावल के दानों की कोमल आवाज और प्रतिशोध के वादे से टूटी थी। हरीश भाई के पुराने लकड़ी के बाण वाले ट्रक ने दहा मारी जब वह जंगल के खुले क्षेत्र में घुसा। उसने अपने एग्जॉस्ट से काले धुएं की खांसी की, जैसे कि उसे यांत्रिक तपेदिक हो। यह जंग लगे लोहे का एक जानवर था जो कोयले की बोरियों से भरा हुआ था। किसी के लिए भी वह वाहन एक कबां था। वसुंधरा देवी के लिए यह वह रथ था जो उसे वापस जीवन में ले जाएगा। राम सिंह अपने दोस्त से मिलने के लिए बाहर निकला। उन्होंने धीमी आवाज में तेजी से बात की, जंगल और झोपड़ी की ओर घबराए हुए नजरिए बदले। हरीश भाई, एक मोटा दयालु आदमी जिसके माथे पर हमेशा तेल का धब्बा रहता था, ने अपनी टोपी उतारी और हे राम का जाप किया जब राम सिंह ने उसे आधी सच्चाई बताई। ठीक है दोस्त, हरीश ने झोपड़ी के दरवाजे की ओर भयभीत सम्मान के साथ देखते हुए कहा, अगर मालकिन हिंदा है तो यह भगवान का चमत्कार है। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन अगर पुलिस ने हमें पकड़ान लिया तो हम सब जेल में डाल दिए जाएंगे। कोई हमें नहीं पकड़ेगा अगर हम इसे सही तरीके से करते हैं, राम सिंह ने दृढ़ता से कहा। वह वसुंधरा देवी के लिए झोपड़ी में गया। बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, उस छोटे चावल के थैले को पकड़े हुए जिसमें रिकॉर्डर आराम कर रहा था, जैसे कि यह एक जपमाला हो।
चंपा ने उसका चेहरा यथासंभव साच कर दिया था, लेकिन बागान की शान गायब हो गई थी। वसुंधरा ने राम सिंह की एक पुरानी फलालैन की शर्ट पहनी हुई थी जो बहुत बड़ी थी और उसके सिर पर एक फटा हुआ दुपट्टा था। समय हो गया है मैडम, कोयला बनाने वाले ने कहा। राम सिंह ने उसे ट्रक के पिछले हिस्से में ले जाया। गंध तेज थी, जले हुए डीजल, जली हुई लखाई और पुराने पसीने का मिश्रण। उन्होंने उसे उस दरार में लिटा दिया जिसे हरीश ने बोरियों के बीच केबिन के पास तैयार किया था, जहां हवा बहुत तेज नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए श्रीमती वसुंधरा देवी, राम सिंह ने पश्चाताप से भरी आवाज में कहा, लेकिन इसके काम करने के लिए आपको गायब होना होगा। हमें आपको ढकना होगा। वसुंधरा ने महीन धूल से भरी काली गंदी बोरियों को देखा जो फेफड़ों में चली जाती हैं। एक हफ्ते पहले उसने किसी को भी नौकरी से निकाल दिया होता जिसने उसे उस गंदगी को छूने का सुझाव देने की हिम्मत की होती, लेकिन उस सुबह वसुंधरा ने संकोच नहीं किया। मुझे ढक दो राम सिंह, उसने दृढ़ता से कहा, ट्रक के कठोर लकड़ी के जर्श पर लेटते हुए। अगर मैं मर गई तो स्वाभिमान किसी काम का नहीं, अच्छी तरह से ढक दो। राम सिंह और चंपा ने उसके शरीर पर हाली बोरियां रखीं और फिर भरी हुई बोरियों को चारों ओर और ऊपर व्यवस्थित किया। एक अंधेरी और घुटन भरी गुफा बनाते हुए उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा छेद छोड़ा ताकि वह सांस ले सके। हिलना मत, बोलना मत, खांसना मत। राम सिंह ने अंधेरा उस पर बंद होने से पहले फुसफुसाया। चंपा भी पीछे चाल गई, किसी के भी देखने के लिए कोयले के पहाड़ पर बैठी, एक सहायक चालक होने का नाटक करते हुए। राम सिंह हरीश के साथ केबिन में चाल गया। इंजन एक गड़गड़ाहट के साथ चालू हुआ और ट्रक चलने लगा। वसुंधरा देवी के लिए वह सर नरक में उतरने जैसा था। मिट्टी की ससक का हर गड्ढा उसकी थकी हुई पुरानी हड्डियों पर एक हथौए के वार जैसा महसूस हो रहा था। कोयले की धूल दुपट्टे के कप्पे से रिस रही थी, उसकी नाक और मुंह को भर रही थी, उसकी त्वचा को ढक रही थी, उसे बदल रही थी। वहां उस पूर्ण अंधेरे में एक ही को शे पथरी, एक ही को शेचा को साथ ही जली हुई लकड़ी के टन के नीचे वसुंधरा देवी रो पठी। लेकिन वह शारीरिक दर्द के लिए नहीं रो रही थी, वह इसलिए रो रही थी क्योंकि अपने 75 सालों में पहली बार उन्होंने समझा कि उनके लिए काम करने वाले लोगों का जीवन क्या मतलब रखता है। उन्होंने वर्ष की कठोरता, असुविधा, गंदगी जो नहीं जाती महसूस की। उस ट्रक के पीछे मालकिन थोड़ी मर गई और एक असली औरत पैदा हुई। सैसर 2 घंटे तक चला जो शाश्वत लग रहा था। अचानक ट्रक एक तेमे चीख के साथ रुका। वसुंधरा ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल तख्तों के छर्ष पर इतनी जोर से धक रहा था कि उसे डर था कि बाहर सुनाई देगा। नमस्ते साहब, उसने हरीश की कांपती हुई आवाज सुनी। काछात, एक सूखी आधिकारिक आवाम ने जवाब दिया। यह एक चेक पॉइंट था। वसुंधरा देवी ने महसूस किया कि घबराहट ने उसके गले को घोंट दिया है। अगर उन्होंने माल की जांच की, अगर उन्होंने सिर्फ एक बोरी भी हटाई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने डेसेस्पोर की तांत से चावल के थैले को अपने सीने से लगा लिया। तुम पीछे क्या ले जा रहे हो मोटे? पुलिस वाले ने पूछा। सिर्फ कोयला साहब, शहर के केंद्र में ढाबों के लिए, आप जानते हैं, दोपहर के भोजन के लिए। ट्रक के चारों ओर भारी बदमों के चलने की आवाज आई। किसी ने लाठी से लकड़ी की बांह पर मारा। बूम बूम। वह वॉर वसुंधरा के सिर के ठीक बगल में गूंजा। लाच की, पुलिस वाले ने कहा। वसुंधरा जम गई। वे चंपा से बात कर रहे थे। तुम्हारा चेहरा कालिक से क्यों भरा है? एक जामोशी थी। चंपा जवाब नहीं दे सकती थी। अगर उसने आवाज निकालने की कोशिश की तो वे समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। वसुंधरा ने प्रार्थना की कि लड़की कुछ लापरवाह न करे। वह मेरी भतीजी है साहब, राम सिंह ने केबिन से तेजी से बीच में कहा। वह गूंगी है और थोड़ी शर्मीली है, उसे वर्दी पसंद नहीं है। पुलिस वाला व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। गूंगी और बदसूरत, बेचारी बच्ची। यहां से जाओ, तुम रास्ता रोक रहे हो। इंजन फिर से दहाशा। वसुंधरा ने हवा छोई, अपने दुपट्टे में धीरे से खांसी। वे बच गए थे। 20 मिनट बाद खमीन अबूब ख्वाब नहीं रही और डामर में बदल गईं। आवाजें बदल गईं। अब पेहों में पक्षियों या हवा की आवाजें नहीं थी, हॉर्न की आवाजें थी, लोगों की आवाजें, दुकानों से संगीत। वे गांव में थे। और फिर एक विशेष आवाज ने शहरी हंगामे को चीर दिया। एक भारी, धीमी और गंभीर आवाज। यह मंदिर का लाउड स्पीकर था जो श्राद्ध के लिए आह्वान कर रहा था।
हम समय पर पहुंच गए। राम सिंह ने केबिन में बुदबुदाया। वे उसके अपने अंतिम संस्कार के लिए बुला रहे हैं। मैडम। ट्रक एक संकरी गली में मुना और मंदिर के पिछले हिस्से में रुक गया, सेवादारों के कमरे के प्रवेश द्वार के पास, जहां वे मोमबत्तियां और फूल उतारते थे। राम सिंह दौड़कर नीचे उतरा और ट्रक के पीछे चाट गया। वह हताशा में बोरियां हटाने लगा। चंपा ने बोरियों को किनारे फेंकने में मदद की। जब आखिरकार उन्होंने वसुंधरा देवी को पाया तो जो महिला सामने आई वह सामाजिक तस्वीरों वाली सुरुचिपूर्ण महिला से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी। वह काली थी, पूरी तरह से कोयले की धूल से ढकी हुई। उसके सफेद बाल अब गहरे भूरे हो गए थे। उसकी त्वचा एक छाया की तरह लग रही थी। सिर्फ उसकी आंखें अंधेरे के बीच एक भयंकर रोशनी से चमक रही थीं। राम सिंह ने उसे बैठने में मदद करने के लिए हाथ भिजाया। वसुंधरा ने अपने काले हाथ को देखा, अपने चेहरे को छुआ। मुझे देखो राम सिंह, उसने कर्कश लेकिन तात से भरी आवाज में कहा। मैं एक राक्षस की तरह लग रही हूं। नहीं मैडम, बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, उसे एक खुरदरी लकड़ी की व्हील चेयर में नीचे उतारने में मदद करते हुए, जिसे हरीश ने अस्पताल से उधार लिया था। आप एक भूत की तरह लग रही हैं, न्याय का भूत। चंपा पास आई और चावल का थैला सौंप दिया। वसुंधरा ने अपना काला हाथ डाला और रिकॉर्डर निकाला। उसने चावल की धूल फूंक दी। उसने अपने दो सैनिकों को देखा, एक बूढ़ा कोयला बनाने वाला और एक गूंगी लड़की। दोनों उसके जितने ही गंदे और थके हुए थे। तुम लोग तैयार हो? वसुंधरा ने पूछा। चंपा ने सिर हिलाया और काम चलाऊ व्हील चेयर के पीछे खड़ी हो गई। राम सिंह ने सेवादारों के कमरे का पिछला दरवाजा खोला, जो विरोध में चरमराया। अंदर लाउडस्पीकर ने एक गंभीर गीता पाठ बजाना शुरू कर दिया। सुनैना अपना नाटक शुरू करने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पर्दा आखिरी अंक के लिए उठने वाला है। सेवादारों के कमरे का पिछला दरवाजा एक नरम क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गया, सचक के शोर को पीछे छोड़कर, और तीनों भगोंजों को एक तारा जामोश धुंध हल्के में डुबो दिया। अंदर की हवा अलग थी। इसमें बासी धूप, पुरानी लकड़ी और उन मोमबत्तियों की गंध थी जो उन चमत्कारों के लिए प्रार्थना करते हुए जल चुकी थीं, जो कभी नहीं हुए। राम सिंह ने लकड़ी की व्हील चेयर को एक संकरे गलियारे से धकेला। धर्म ग्रंथों के बक्सों और धूल से ढके धार्मिक झंडों से बचते हुए वसुंधरा देवी सिकुई हुई थीं। उनका दुपट्टा लगभग पूरे चेहरे को ढके हुए था, सिर्फ अपनी पहचान छिपाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शर्म छिपाने के लिए। कोयले की धूल ने उसे एक जीवित छाया में बदल दिया था। भगवान के घर में एक काला धब्बा। चंपा पीछे चल रही थी, ठंडे पत्थर के टाइलों पर नंगे पैर। उसकी पहाड़ी लड़की की आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थीं। डर था कि किसी भी समय पंडित या मंदिर का कोई सेवक आकर उन्हें एक कोही कुत्ते की तरह सड़क पर निकाल देगा। वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे, जहां वे कुर्ते और गंगाजल रखते थे। राम सिंह ने कुर्सी रोकी और सावधानी से एक दरवाजे की दरार से झांका, जो मंदिर के मुख्य हॉल की ओर जाता था। वहां से वे आने वाले लोगों की बड़बड़ाहट सुन सकते थे। 10 या 20 लोग नहीं, बल्कि सैकड़ों। बेंचों के खिसकने की आवाज, फर्श पर ऊंची ई के जूतों की खटखट, पंखों का खुलना और बंद होना एक लगातार भिन भिनाहट पैदा कर रहा था, जैसे एक परेशान मधुमक्खी का छत्ता। मैडम, राम सिंह ने उसकी ओर मुड़ते हुए फुसफुसाया, पूरा गांव आपको विदा करने आया है। वसुंधरा ने अपने सीने में गर्व की एक चुभन महसूस की। वे मुझसे प्यार करते हैं, उसने सोचा। बावजूद इसके वे मेरा सम्मान करते हैं। वह कुर्सी में थोड़ा सीधा हुई, गंदगी की परत के नीचे अपनी पुरानी गरिमा को कुछ बहाल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर मंदिर की 2 साइकर्मी महिलाएं बगल के कमरे में घुसीं, उनसे सिर्फ एक पतली लखाई की दीवार से अलग। उन्होंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन उनकी आवाज़ें सांच और तेम थीं, जैसे चाकू। अरे वाह बहन, अच्छा है कि इतने सारे लोग आए हैं, एक तीखी आवाज ने कहा। लेकिन वे दुखी होने के लिए नहीं आए हैं, वे गपशप के लिए आए हैं। हर कोई देखना चाहता है कि बहू सच में रोती है या नाटक करती है। हाँ, मैंने कहा कि वह मुशी से रो रही है, दूसरी महिला ने क्रूरता से हंसते हुए जवाब दिया। वह बूढ़ी वसुंधरा देवी एक पत्थर की तरह सख्त थीं। लोग कहते हैं कि वह अपने कर्मचारियों के साथ गधों से भी बदतर व्यवहार करती थीं। मेरे भतीजे को एक चांदी की थाली गिराने के लिए निकाल दिया गया था। हमसे बात करेंगे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अच्छा है कि वह चली गई और हमें आराम करने दिया। वसुंधरा जम गई।
गर्व की चुभन उसके पेट में बर्ज के एक वार में बदल गई। और लोग कहते हैं कि उसकी विरासत बहुत बड़ी है, पहली महिला ने जारी रखा। उम्मीद है कि सुनैना यादा उदार होगी, क्योंकि मरहूम ने घुटनों के बल धन्यवाद दिए बिना एक गिलास पानी भी नहीं दिया। महिलाएं हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गईं, उनके जदम गलियारे में दूर हो गए। अंधेरे छिपने की जगह में वसुंधरा देवी ने अपना सिर तब तक झुका लिया जब तक कि उसकी ठुड्डी उसके कोयले से सने सीने को नहीं छू गई। आंसू फिर से बहने लगे उसके काले गालों पर सैद धारियां खोलते हुए। वे सही हैं, वसुंधरा ने इतनी टूटी हुई आवाज में बुदबुदाया कि राम सिंह को सुनने के लिए झुकना पड़ता। मैं एक राक्षस हूं राम सिंह, मैं एक शिकार नहीं हूं। मैं अपनी कहानी में दुध ही खलनायक हूं। वे मुझसे नैरत करते हैं, हर कोई मुझसे नैरत करता है। बुजुर्ग महिला ने अपना दुपट्टा हटाने की कोशिश की, जैसे कि उसका दम घुट रहा हो। चलो चलें राम सिंह, मुझे यहां से बाहर निकालो, उन्हें सब कुछ लेने दो। सुनैना को वह शापित पैसा रखने दो। मैं कुछ भी लायक नहीं हूं। अगर मैं वहां बाहर गई तो मैं सिर्फ उन्हें यह साबित करूंगी कि मैं वही डायन हूं जो वे सोचते हैं। राम सिंह को नहीं पता था कि क्या कहना है। उसने जुद मालकिन की क्रूरता का सीधा सामना किया था। वह झूठ नहीं बोल सकता था और उससे कह सकता था कि वह एक संत थी। कोयला बनाने वाले ने अपनी नजरें झुका लीं, सच्चाई के बोझ को छोटे से कमरे को कुचलते हुए महसूस किया। लेकिन चंपा अंतिम मिनट में डर को जीतने देने के लिए तैयार नहीं थी। लड़की व्हील चेयर के सामने खड़ी हो गई। उसने वसुंधरा का काला और कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। बुजुर्ग महिला ने शर्म से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे जाने नहीं दिया। चंपा ने एक हाथ उठाया और उसे वसुंधरा के गाल पर धीरे से रखा, उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। सेवादारों के कमरे के धूंधलके में चंपा की आंखें एक भयंकर तीव्रता से चमक उठीं। उसने सिर हिलाया, नहीं। फिर उसने अपना हाथ अपने सीने पर अपने दिल के ऊपर रखा और फिर वसुंधरा के सीने को छुआ। तुम्हारा दिल धड़कता है और जब तक यह धड़कता है तुम बदल सकती हो। लकी ने उस दरवाजे की ओर इशारा किया जो मंदिर की ओर जाता था, उस जगह पर जहां झूठ को सच्चाई के रूप में ताज पहनाया जाने वाला था। फिर उसने हवा में लिखने का इशारा किया और दूसरी तरफ के अदृश्य लोगों की ओर इशारा किया। वसुंधरा समझ गई। चंपा उसे बता रही थी कि अतीत लिखा जा चुका है और उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कहानी का अंत अभी भी उस पर निर्भर था। वह एक कंजूस बुया के रूप में मर सकती थी जिसे हर कोई नजरत करता था, या वह कुछ अलग बनने के लिए कई समय तक जी सकती थी। तुम्हें लगता है कि मैं बदल सकती हूं बेटा? वसुंधरा ने अपनी आवाज में आशा की एक धागे के साथ पूछा। तुम्हें लगता है कि भगवान मुझे माज कर देंगे? चंपा ने पूर्ण विश्वास के साथ सिर हिलाया और अपने अंगूठे से उसके आंसू सुखाए। उसी क्षण मंदिर के लाउड स्पीकर ने एक गहरा और कंपन करने वाला पाठ जारी किया जिसने फर्श को हिला दिया। श्राद्ध शुरू हो गया था। पंडित दीनानाथ की आवाज माइक्रोजोन द्वारा प्रवर्धित ऊंचे गुंबदों में गूंज रही थी। भाइयों और बहनों, हम यहां अपनी बहन वसुंधरा देवी की आत्मा को विदा करने के लिए एकत्र हुए हैं। राम सिंह सीधा हुआ और अपनी टोपी समायोजित की। हालांकि वह जानता था कि उसे अंदर जाते समय उसे उतारना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैडम, बुजुर्ग आदमी ने व्हीलचेयर के हैंडल लेते हुए कहा। ध्वनि प्रणाली मुख्य मंच के ठीक पीछे है। मुझे पता है कि कंसोल कहां है, क्योंकि मैंने 20 साल पहले तार लगाने में मदद की थी। वसुंधरा ने एक गहरी सांस ली। धूप की गंध ने उसके फेफड़ों को भर दिया। उसने अपने दाहिने हाथ में छोटे रिकॉर्डर को जकला लिया, जैसे कि यह एक भरा हुआ हथियार हो। चलो, उसने कहा, और उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। चलो उनकी पार्टी खराब करते हैं। राम सिंह ने कुर्सी को धकेला। लकड़ी के पहिए पत्थर पर चरमराए। चंपा ने दीवार का दरवाजा खोला और मंदिर की रोशनी की एक किरण उन पर पांजी। सुनहरी और शानदार, कोयले और गरिमा से ढके 3 साये प्रकाश का सामना करने के लिए दहली पार कर गए। शहर के साये बोलने वाले थे। मंदिर के मुख्य मिहराब के पीछे का स्थान छाया और धूल की एक ऐसी दुनिया थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे, जबकि मुख्य हॉल 1000 दीपकों और सुनहरी सुलेख की रोशनी से चमक रहा था। पीछे पुरानी लखजी के शाहतीरों और हिराब तरीजे से लगाए गए बिजली के तारों के बीच लगभग पूरा अंधेरा राज कर रहा था। राम सिंह ने व्हीलचेयर को बड़ी सावधानी से धकेला। लकड़ी के पहिए हालांकि खुरदरे थे,
वसा से अच्छी तरह से चिकने किए गए थे, जिसे बुजुर्ग आदमी ने निकलने से पहले प्राप्त किया था, ताकि वे पत्थर के लर्श पर बब्र जैसी आमोशी में लूकें। वसुंधरा देवी ने अपनी सांस रोक रखी थी, रिकॉर्डर को अपने सीने से दबाए हुए, जैसे कि यह एक पवित्र अवशेष हो। वे एक कोने में पहुंचे जो सालों से फीके पड़े लाल ममली पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। वहां मंदिर का दिमाग था, एक पुराना ध्वनि कंसोल जो बटनों और छोटी बत्तियों से भरा हुआ था, एक जंग लगी धातु की मेज पर लगा हुआ था। यहीं से मंदिर का सेवक मंच के माइक्रोजोन और भजन मंडली को नियंत्रित करता था। यहां राम सिंह ने कुर्सी रोकते हुए फुसफुसाया। बुजुर्ग आदमी मशीन के ऊपर झुका, उसकी सिकोही हुई आंखें काले, लाल और पीले तारों के एक भूल भुलैया को समझने की कोशिश कर रही थीं, जो एक यांत्रिक जानवर की अंतड़ियों की तरह लटक रहे थे। हे भगवान, कोयला बनाने वाले ने बुदबुदाया, अपने गंदे हाथ से अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। यह एक चूहे का घोंसला है। जब मैं आखिरी बार यहां था तब से उन्होंने सब कुछ बदल दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा है। पर्दे के दूसरी तरखा से पंडित दीनानाथ की आवाज गूंज रही थी, जो विशाल लाउड स्पीकरों द्वारा प्रवर्धित थी, जो मंदिर के खंभों से लटक रहे थे। जीवन एक सांस का झोंका है, पंडित ने नाटकीय लहजे में कहा, और वसुंधरा उस झोंके में चली गई हैं, पानी द्वारा छीन ली गई हैं। वसुंधरा ने तात्कालिकता के साथ राम सिंह को देखा। आपको जल्दी करनी होगी राम सिंह, उनका उपदेश जल्द ही खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग आदमी ने एक बटन घुमाया और एक तेम विद्युत प्रतिक्रिया की भनभनाहट बाहर के लाउड स्पीकरों में 1 सेकंड के 1 अंश के लिए बजी। सावधान, वसुंधरा ने फुसफुसाया। बाहर पंडित एक पल के लिए रुका, आवाज से भ्रमित, लेकिन बोलना जारी रखा। राम सिंह ने अपना हाथ खींच लिया, जैसे कि कंसोल ने उसे जला दिया हो। मुझे एक अतिरिक्त इनपुट खोजने की जरूरत है, बुजुर्ग आदमी ने हताशा से फुसफुसाया। अगर मैं रिकॉर्डर को गलत जगह पर जोड़ता हूं तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा, या हम डिवाइस को बर्बाद कर देंगे। उस तनाव के क्षण में चंपा, जो गलियारे पर नर रख रही थी, ने उनके कंधों पर 2 तेप थपथपाहट दी। उसने सेवादारों के कमरे के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। घदमों की आवाज थी, ते घदम, सुर्त तल वाले जूते। कोई कंसोल की ओर आ रहा था। राम सिंह और चंपा ने सहज रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। बुजुर्ग आदमी ने व्हील चेयर को ढेर की हुई तह कुर्सियों के ढेर के पीछे सबसे अंधेरे कोने में धकेल दिया और अपनी पोती के साथ दुबक गया। खुद को एक पुराने तिरपाल से ढक लिया जिसमें नमी की गंध आ रही थी। मामूली पर्दा अचानक खुला। मंदिर का सेवक घुसा, एक युवा घबराया हुआ आदमी जिसके मोटे चश्मे थे। वह पानी की एक बोतल ले जा रहा था और बेचैन लग रहा था। वह कंसोल के पास गया, माइक्रोजोन के बास को थोड़ा कम करने के लिए 2 बटन घुमाए और एक घूंट पानी पिया। वसुंधरा देवी 2 मीटर से भी कम दूरी पर छिपी हुई उस आदमी के जूते देख सकती थीं। उसकी नाक में कोयले की धूल ने उसे जबरदस्त छींकने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी नाक को अपनी उंगलियों से इतनी जोर से दबाया कि दर्द होने लगा। छींकना मत, जो कुछ भी तुम प्यार करते हो उसकी जातिर छींकना मत। मंदिर के सेवक ने अपनी घाची देखी, ऊब कर एक सांस छोड़ी और जाने के लिए मुंह, लेकिन जाने से पहले उसकी नजर उस पर रुक गई। वहां भूरे पत्थर पर पैरों के निशान थे, छोटे नंगे पैरों के निशान जो कोयले की काली धूल में पूरी तरह से छपे हुए थे। चंपा के पैरों के निशान। आदमी ने भौहें सिकोही और ररीब से देखने के लिए झुका। वसुंधरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, चेतावनी की ची का इंतजार करते हुए, अंत का इंतजार करते हुए। लेकिन फिर मंदिर से एक बोर की आवाज आई। किसी ने एक छई या एक भारी किताब गिरा दी थी। मंदिर का सेवक चौंक गया, बाहर देखा और रहस्यमय पैरों के निशानों के बारे में भूल गया। यह देखने के लिए बाहर भागा कि क्या हुआ है। राम सिंह ने अपने फेफों में रखी हवा छोही। बाल बाल बचे, उसने छिपने की जगह से बाहर निकलते हुए कहा, बहुत करीब। वह कांपते हाथों से कंसोल पर वापस गया। इस बार चंपा पास आई। लड़की ने अपनी जिज्ञासु आंखों से एक चांदी के सिरे वाले ढीले केबल की ओर इशारा किया, वैसा ही जैसा कि युवा लोग पार्टियों में अपने जोन को लाउड स्पीकर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। केबल में के किनारे भुला दिया गया था। एक पीले कागज का लेबल था जिसे सेलोटेप से चिपकाया गया था, जिसमें लिखा था विशेष संगीत। राम सिंह ने अपनी आंखों से केबल का अनुसरण किया। यह सीधे एम्पलीफायर के मुख्य इनपुट में जा रहा था।
यह रहा, बुजुर्ग आदमी ने एक फुसफुसाहट में कहा। तेभ आंखें। बेटा, यह शादियों में रिकॉर्ड किया गया संगीत बजाने के लिए केबल है। उसने केबल का सिरा लिया। वसुंधरा देवी ने एक ऐसे हाथ से रिकॉर्डर बढ़ाया जो एक पक्षी के पंजे जैसा लग रहा था। सच्चाई का क्षण आ गया है। चावल ने काम किया। मैडम, राम सिंह ने आदेश दिया। वसुंधरा ने किनारे के छोटे बटन को दबाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड। स्क्रीन काली रही। बैटरी नहीं है, उसने रोते हुए कहा। आंसू फिर से ऊपर आते हुए महसूस करते हुए, यह मर चुका है। फिर से कोशिश करो। कभी कभी उन्हें मजबूर करना पड़ता है। वसुंधरा ने फिर से दबाया, इस बार अपनी उंगली को बटन पर दबाए रखते हुए, उस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए जो उसने अपनी अमीरी के सालों में कभी नहीं की थी। कृपया मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, सिर्फ 5 मिनट का जीवन। स्क्रीन झिलमिलाया और फिर एक पीली नीली रोशनी ने कोने के अंधेरे को रोशन कर दिया। डिजिटल अक्षर दिखाई दिए और ऊपरी दाहिने कोने में एक लाल बैटरी की छवि। सिर्फ एक पतली रेखा टिमटिमा रही थी। बैटरी कम है। यह हिंदा है, वसुंधरा ने फुसफुसाया, और वह छोटी नीली रोशनी उसे किसी भी हीरे से ज्यादा चूबसूरत लगी। राम सिंह ने केबल लिया और उसे रिकॉर्डर के हेडफोन जैक से जोड़ दिया। एक संतोषजनक क्लिक की आवाज। बाहर पंडित दीनानाथ की आवाज का लहजा नरम मीठा हो गया। और अब पंडित ने कहा, इस दुख की घजी में हम मरहूम की बहू श्रीमती सुनैना से अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर आकर कुछ शब्द कहें और परिवार की अंतिम इच्छा साझा करें। वसुंधरा का दिल रुक गया। यह समय था। उन्होंने सुनैना की ऊंची एजी की आवाज को मंच के लर्श से टकराते हुए सुना। टक टक टक। हर कदम ताबूत में एक और कील थी। जब सुनैना ने माइक्रोफोन को समायोजित किया तो एक छोटी सी खटखटाहट हुई और फिर उसकी आवाज झूठे आंसुओं से टूटी हुई जो दर्शकों के लिए एकदम सही लग रही थी। भाइयों और बहनों, सुनैना ने सिसकते हुए कहा, दोस्तों, जब दर्द इतना बड़ा हो तो शब्द ढूंढना मुश्किल होता है। मेरी सास, मेरी मां, एक संत महिला थी। पर्दे के पीछे वसुंधरा ने अपने गले में पित्त उठते हुए महसूस किया। पाखंड शारीरिक महसूस हुआ, उसे बीमार कर रहा था। उसने अपनी कोयले से सनी मुट्ठी भींच ली। इसे तेज करो, राम सिंह, वसुंधरा ने ठंडी स्टील जैसी कठोर आवाज में आदेश दिया। इसे पूरी आवाज में तेज करो। राम सिंह ने अपना कठोर हाथ विशेष संगीत चैनल के अनुरूप स्लाइडर पर रखा। उसने मालकिन को देखा, अपनी पोती को देखा। क्या आप मौत से उठने के लिए तैयार हैं, श्रीमती वसुंधरा देवी? बुजुर्ग आदमी ने पूछा। वसुंधरा ने अपनी उंगली रिकॉर्डर के प्ले बटन पर रखी। उसकी आंखें चंपा की आंखों से मिलीं। लॉक्की ने एक जनरल की तरह गंभीरता से सिर हिलाया जो हमले का आदेश दे रहा हो। बाहर सुनैना ने अपना नाटक जारी रखा। वह हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं वह बेटी हूं जो उनके पास कभी नहीं थी, और हालांकि अंत में उनका दिमाग कमजोर हो गया था, उनका दिल हमेशा उदार था। अब वसुंधरा ने कहा। उसकी उंगली ने बटन दबाया। उसी क्षण राम सिंह ने वॉल्यूम कंट्रोल को अंत तक लाल क्षेत्र तक धकेल दिया। एक विद्युत संकेत पुराने केबल से गुर्रा, कंसोल के सर्किट से गुर्रा, ट्रांजिस्टर में 1000 गुना प्रवर्धित हुआ और मंदिर में इकट्ठे 500 लोगों के सिर के ऊपर लटके 4 विशाल लाउडस्पीकरों में गोली की तरह चला गया। आमोशी हमेशा के लिए टूट गई। सुनैना की आवाज हवा में जम गई। इसीलिए नहीं कि वह जामोश रहना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मंदिर के विशाल लाउडस्पीकरों से एक बहरा कर देने वाली गंगराहट निकली, उसके झूठ को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड की गई सच्चाई से ढकते हुए। आवाज गंदी थी, बारिश और हवा के स्थिर के साथ मिली हुई, लेकिन उस अर्रात्रि से जो आवाज निकली वह निर्विवाद थी। यह सुनैना की अपनी आवाज थी, लेकिन उस मीठे लहजे के बिना जो वह गांव के सामने इस्तेमाल करती थी। यह नजरत और जहर से भरी आवाज थी। मैं तंग आ चुकी हूं, बूही डायन। मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करते करते थक गई हूं। कल जब उन्हें तुम्हारी खाली कुर्सी नदी में मिलेगी तो सब कहेंगे कि यह एक हादसा था। गूंज पूजा स्थल के ऊंचे गुंबदों में गूंज उठी। उपस्थित 500 लोग पत्थर बन गए। पंखे हिलना बंद हो गए, फुसफुसाहट बंद हो गई, जैसे कि भगवान उद्दोषी को इंगित करने के लिए नीचे उतर आए हों। सुनैना एक लाश की तरह पीली पड़ गई। 2 कदम पीछे हटी, अपनी ऊंची एई पर ललखछा गई। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा, चौई आंखों से, यह तलाशते हुए
कि वह नारकीय आवाज कहां से आ रही थी। यह सच नहीं है, वह चिल्लाई, लेकिन उसकी ची रिकॉर्डिंग द्वारा निगल ली गई जो बेरहमी से बजती रही। मैं हर ची की मालकिन हूं, मर ही जाओ। फिर धातु के टकराने की आवाज आई, कुर्सी के गिरने की धाम, और वसुंधरा की दबी हुई ची खाई में गायब हो गई। ऑडियो समाप्त हो गया। एक पूर्ण खामोशी, शीशे से भी भारी, मंदिर पर छा गई। सुनैना कांप रही थी, एक पत्ते की तरह। ठंडे पसीने से भीगे मेकअप के साथ माइक्रोजोन के पास पहुंची। यह एक चाल है, उसने उन्माद से तीखी आवाज में चीहा। यह एक छेछा की गई रिकॉर्डिंग है। कोई मेरी विरासत चुराना चाहता है। पंडित दीनानाथ, कुछ करो। जो कोई भी यह कर रहा है उसे बाहर निकालो। पंडित दीनानाथ मंच के बगल में मुंह खोले जमे हुए थे, छत को देख रहे थे, जैसे कि बिजली गिरने का इंतजार कर रहे हों। तभी यह हुआ, मंच के दाहिनी ओर से पुराना लाल मामली पर्दा धीरे धीरे खुला। लकड़ी के पहियों की एक चरमराती आवाज ने जामोशी को तोड़ दिया। धूंधलके से एक ऐसा जुलूस निकला जिसे गांव में कोई भी कभी नहीं भूलेगा। वे रिश्ते या सुनहरी सुलेख नहीं थे, वे सिर से पांव तक काली धूल से ढके 3 आकृतियां थीं। राम सिंह कालिक से सने चेहरे और भयंकर नजरों के साथ पुराने तख्तों से बनी एक व्हीलचेयर को धकेल रहा था। उसके बगल में चंपा चल रही थी, छोटी, नंगे पैर और गंदी, एक योद्धा की तरह सिर ऊंचा किए हुए, और कुर्सी पर बैठी एक प्रतिशोधी भूत की तरह छाया से निकली। वसुंधरा देवी थीं। बेंचों में एक सामूहिक ची गूंज उठी। यह मालकिन है, यह एक भूत है। हे भगवान, वह हिंदा है। वसुंधरा ने पहले कुछ नहीं कहा। उसने उन्हें उसे देखने दिया, उसकी त्वचा पर कोयला देखने दिया, उधार के और फटे कपाए, उसके हाथों पर घाव। उसने उन्हें यह देखने दिया कि उसकी बहू की लालच ने उसके साथ क्या किया था। राम सिंह ने कुर्सी को मंच के बीच में धकेला, ठीक उस जाली ताबूत के सामने जिसे सुनैना ने नाटक के लिए लगवाया था। वसुंधरा ने हाथ उठाया। राम सिंह ने उसे एक वायरलेस माइक्रोजोन दिया जिसे उसने कंसोल से उठाया था। सुनैना मंच पर घिर गई थी, सिर हिला रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी। मैं मरी नहीं हूं सुनैना, वसुंधरा ने कहा। उसकी प्रवर्धित आवाज कर्कश लग रही थी, लेकिन भयानक रूप से हिंदा। भले ही तुमने मुझे हिंदा दचना दिया, भले ही तुमने मुझे कचरे की तरह फेंक दिया, मैं यहां हूं। बुजुर्ग महिला ने अपने गाल से थोही कालिक पोंछी, गंदगी के नीचे अपनी पीली त्वचा को उजागर किया। मुझे देखो, उसने बी को आदेश दिया। मुझे अच्छी तरह से देखो, मैं वह वसुंधरा देवी नहीं हूं जिसे तुम जानते थे। वह औरत खाई में मर गई। जो औरत यहां है वह नरक से रेंगते हुए वापस आई है, उन लोगों के हाथों से बची है जिनका मैंने कभी अपमान किया था। उसने राम सिंह और चंपा की ओर इशारा किया। एक कोयला बनाने वाला जिसे मैंने निकाल दिया था, और एक गूंगी लड़की जिसे मैंने नौजरंदान कर दिया था। वे अब मेरा परिवार हैं, तुम नहीं। सुनैना। सुनैना ने प्रतिक्रिया करने की कोशिश की। सांप की जीवित रहने की प्रवृत्ति सक्रिय हो गई। वह पागल है। उसने कांपती उंगली से इशारा करते हुए चिल्लाया, उसे देखो, वह गंदी है। उसने अपना दिमाग खो दिया है। उस बूढ़े राम सिंह ने उसे अगवा कर लिया होगा और उसे यह कहने के लिए मजबूर किया होगा, पुलिस, उन्हें ले जाओ। गांव का दरोगा, एक मूंछ वाला आदमी जो अगली पंक्ति में बैठा था, खचा हो गया। लेकिन उसने राम सिंह को नहीं देखा, उसने सुनैना को देखा। उसने रिकॉर्डिंग सुनी थी, पूरे गांव ने सुनी थी। कोई किसी को नहीं ले जाएगा, श्रीमती सुनैना। दरोगा ने अपनी पिस्तौल पर हाथ रखे मंच की सीहियां चेतते हुए कहा, सिवाय आपके। सुनैना ने चारों ओर एक बच निकलने का रास्ता खोजा, अपने वकील प्रेमी को खोजा, लेकिन वह आदमी पहले ही बगल के दरबारे से खिसक गया था, उसे उसके भाग्य पर छो गया था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक सम्मानित महिला हूं, मेरे पास पैसा है। वह दहा ही, जबकि 2 अधिकारियों ने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम्हारे पास पैसा था, वसुंधरा ने उसे बरहीली शांति से देखते हुए सुधारा। अब तुम्हारे पास सिर्ज कर्क है और एक कोठरी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुनैना ने संघर्ष किया, अपमान चिल्लाया, लाकी, बुजुर्ग आदमी, और अपनी सांस को शांप दिया। लेकिन पुलिस ने उसे मंदिर से बाहर घसीट लिया। जब वह गुजरी तो लोग रास्ते से हट गए, हे राम का जाप करते हुए, जैसे कि उन्होंने एक शैतान को गुड़ते हुए देखा हो। जब गश्ती कार के पीछे मंदिर के दरवाजे बंद हो गए तो एक सम्मानजनक जामोशी फिर से जगह में भर गई। वसुंधरा देवी ने माइक्रोफोन नीचे किया। उनकी ताकत खत्म हो गई थी। एड्रेनालाइन ने उन्हें छोड़ दिया था
और 3 दिनों के दुःस्वप्न की थकावट एक साथ उन पर आ गई। उन्हें चक्कर आ रहा था। लकड़ी की व्हील चेयर डगमगाती हुई लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह बेहोश हो पाती, उन्होंने अपने हाथ पर एक छोटा गर्म हाथ महसूस किया। चंपा वहां थी। लड़की मुस्कुरा नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। और दूसरी तरफ राम सिंह का कठोर हाथ उसके कंधे पर टिका हुआ था। बनी रहो मैडम, बुजुर्ग आदमी ने फुसफुसाया। हम जीत गए, यह खत्म हो गया है। लोग ताली बजाने लगे, पहले 1, फिर 10, फिर सब। वे वसुंधरा के पैसे या डर के लिए ताली नहीं बजा रहे थे। वे इसलिए ताली बजा रहे थे क्योंकि उन्होंने एक चमत्कार देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे सच्चाई, भले ही कीचज, पत्थर और झूठ के नीचे दबी हो, हमेशा प्रकाश में आने का एक रास्ता खोज लेती है। वसुंधरा देवी ने कोयले से ढके अपने गांव को देखा और अपनी जिंदगी में पहली बार ईमानदारी से मुस्कुराई। यह एक बागान के मालिक की मुस्कान नहीं थी, यह एक उत्तरजीवी की मुस्कान थी। उस श्राद्ध को जिसने शांतिनगर गांव को हिला दिया था, 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने जब से सच्चाई मंदिर के लाउड स्पीकरों से चिल्लाई थी और सुनैना को सबके सामने हथक्की लगाकर ले जाया गया था। लोग कहते हैं कि वह जेल में ठीक नहीं है। अकेलेपन और विलासिता की कमी ने उसे कुछ महीनों में 10 साल बुहाकर अकेलेपन बदत चलते हैं दिया है। लेकिन यह एक दुखद कहानी है और आज हम यहां दुख के बारे में बात करने के लिए नहीं है। आज नीलगिरी चाय बागान के ऊपर सूरज एक अलग तरीके से चमक रहा है। विशाल लोहे के गेट जो पहले हमेशा जिज्ञासु लोगों को बाहर रखने के लिए बंद रहते थे, अब चौए खुले हैं। प्रवेश द्वार पर अब कोई हथियारबंद गार्ड या हमलावर कुत्ते नहीं हैं। इसके बजाय कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है जो इस जमीन पर पहले कभी नहीं सुना गया था, बच्चों की हंसी। वसुंधरा देवी केंद्रीय बगीचे में है, एक नई, हल्की और आधुनिक व्हीलचेयर में बैठी हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चमक रही है वह कुर्सी का क्रोम नहीं, बल्कि उनका चेहरा है। अब उनके पास वह पत्थर जैसा सत्य भाव नहीं है जो मादुरों को डराता था। उनके सफेद बाल खुले हुए हैं, शाम की कोमल हवा के साथ हिल रहे हैं और उन्होंने एक आरामदायक साधारण सूती साही पहनी हुई है, बिना उन भारी गहनों के जिन्हें वह पहले एक कवच के रूप में पहनती थीं। उनके चारों ओर 1 दर्जन बच्चे गेंद खेलते हुए दौड़ रहे हैं। वे गांव के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे, कुछ विकलांगता वाले जिनके पास पहले सीखने के लिए कोई जगह नहीं थी या उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वसुंधरा देवी ने अपना वादा निभाया। उन्होंने अपनी बड़ी हवेली के पश्चिमी हिस्से को एक मुक्त स्कूल और पुनर्वास केंद्र में बदल दिया। गुलाब के फूलों से सावधान बच्चों, वह चिल्लाती हैं, लेकिन उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ एक प्यार भरी चेतावनी है। बरामदे से एक आदमी हाथ में कॉई का कप लिए उस दृश्य को देख रहा है। वह राम सिंह है। वह अब कोयले से भरी चीजें नहीं पहनते। उन्होंने एक इस्त्री की हुई सैयद कमी, नए काम के जूते पहने हुए हैं। वसुंधरा देवी ने उन्हें बागान का महाप्रबंधक बना दिया है, दान के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने महसूस किया कि कोई भी इस भमीन को उनके जितना नहीं जानता या प्यार नहीं करता। राम सिंह मालकिन को जीवन से घिरा हुआ देखकर मुस्कुराता है। उसे उस रात खाई में याद आती है, ठंड, डर। ऐसा लगता है जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। राम सिंह जी, वसुंधरा उन्हें हाथ हिलाते हुए बुलाती हैं। बुजुर्ग आदमी शांत जदमों से पास आता है। जी वसुंधरा जी, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे जी मत कहो। वह धीरे से डांटती हैं। मुझे वसुंधरा कहो, हम साथी हैं, है ना? राम सिंह अपनी टोपी उतारते हैं। एक आदत जो कभी नहीं जाएगी। आदत महबूत होती है वसुंधरा जी, लेकिन बताइए वह बच्ची कहाँ है? वसुंधरा पुराने बरगद के पेड़ की ओर इशारा करती हैं जो बगीचे का सबसे बड़ा पेड़ है। वहां एक छोटी सी लकड़ी की मेज पर बैठी है चंपा। लक्की बड़ी हो गई है, अब सूखी पतली नहीं है। उसकी त्वचा स्वस्थ रूप से चमक रही है और उसने एक आसमानी नीली फ्रॉक पहनी हुई है जो उसकी आंखों के गहरे रंग को उजागर करती है। उसके सामने एक नोटबुक और हाथ में एक पेंसिल है। वह अपनी जीभ होठों के कोने से निकालकर एक जबरदस्त प्रयास करते हुए ध्यान केंद्रित कर रही है। वसुंधरा अपनी कुर्सी घुमाती हैं और उसके पास जाती हैं। चंपा अपनी नजरें उठाती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह कनेक्शन जो कीचच और तूफान में पैदा हुआ था बरकरार है। यह एक अदृश्य धागा है जिसे कुछ भी नहीं तो हो सकता। आज का पाठ कैसा रहा?
मेरी जान, वसुंधरा उसके साल मुलायम बालों को सहलाते हुए पूछती हैं। चंपा बोलती नहीं है। उसकी आवाबा आमोशी में फंसी हुई है, शायद हमेशा के लिए। लेकिन उसे अब सुने जाने के लिए आवाबा की जरूरत नहीं है। उसने वसुंधरा द्वारा नियुक्त शिक्षकों से एक आश्चर्यजनक गति से पढ़ना और लिखना सीख लिया है। लकी अपनी नोटबुक दिखाती है। यह सुलेख के अभ्यासों से भरी है। गोल, सावधान अक्षर, घर, कुत्ता, पे, दादाजी। बहुत सूब, वसुंधरा कहती हैं, एक गर्व महसूस करते हुए जो उनके सीने को फुला देता है। तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है। सुंदरा, सुंदरा खे, मेरी लिखावट से कहीं बेहतर। चंपा सिर हिलाती है और शरारत से मुस्कुराती है। वह पन्ना पलटती है और एक खाली पन्ना खोजती है। वह दृढ़ता से पेंसिल लेती है। वह वसुंधरा को अपनी उस प्राचीन बुद्धिमान नजर से देखती है और लिखना शुरू करती है। उसे समय लगता है। हर रेखा को प्यार से, इरादे से खींचती है। वसुंधरा देखने के लिए झुकती हैं। उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है, उस दिल की धड़कने को याद करते हुए जो चंपा ने उन्हें गुफा में दिखाई थी। धक 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 धक। लाकी ने समाप्त किया। उसने पेंसिल छोई और नोटबुक को बुजुर्ग महिला की ओर घुमा दिया। कागज पर बापे थोहे झुके हुए अक्षरों में एक शब्द लिखा था, मां। नीलगिरी चाय बागान में समय रुक गया। दूसरे बच्चों की चीखें एक दूर की बड़बड़ाहट बन गईं। वसुंधरा देवी, लोहे की महिला, वॉनाक मालकिन, ने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। लेकिन ये दर्दनाक नहीं थे, ये उपचार कर रहे थे। चंपा, उसने टूटी हुई आवा में फुसफुसाया। लड़की खड़ी हुई और वसुंधरा की गोद में कूद गई। उसे गर्दन से गले लगा लिया। अपना छोटा चेहरा उस महिला के कंधे में छिपा लिया जिसे उसने अपनी मां के रूप में चुना था। वसुंधरा ने उसे कसकर गले लगाया, उसके सिर को चूमा, यह महसूस करते हुए कि 75 सालों में पहली बार वह वास्तव में अमीर थीं। कुछ कदम पीछे से राम सिंह ने चुपके से अपनी हथेली के पिछले हिस्से से एक आंसू पोंछा और कृतज्ञता पूर्वक आकाश की ओर देखा। बागान अब शक्ति और अकेलेपन का स्थान नहीं था, यह एक घर था। और इस तरह यह कहानी खत्म होती है, महलों या राजकुमारों के साथ नहीं, बल्कि 3 टूटे हुए लोगों के साथ जो अंधेरे में मिले और एक दूसरे को रोशनी खोजने में मदद की। उन्होंने हमें सिखाया कि छून हमेशा परिवार नहीं बनाता, कि वफादारी सोने से ज्यादा कीमती होती है, और कि कभी कभी रिश्तों के पंख या आवाव नहीं होती, बल्कि कोयले से गंदे हाथ और एक बहादुर दिल होता है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है, अगर आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी आपको एक खाई में धकेल रही है, तो चंपा और वसुंधरा को याद रखें। याद रखें कि अगर आपके पास विश्वास है तो हमेशा हमेशा पकड़ने के लिए एक रस्सी होती है। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आपका कथावाचक और आपका दोस्त हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया एक लाइक दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज थोड़ी उम्मीद की जरूरत है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। अगर जिंदगी आपको वसुंधरा देवी की तरह दूसरा मौका दे तो आप क्या करेंगे? मैं उन्हें पढ़ूंगा। अगली कहानी तक भगवान आपका भला करे।